691 दहशत जानवरों का आतंक। वो भयानक चीख पूरे श्रीनगर में गूंज उठी। धम धम। कई सामान्य नागरिक जो साधक नहीं थे, उस आवाज के प्रभाव से वे तुरंत बेहोश हो गए। पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति को जागृत किया तो उसने लगभग 20 से 25 मील दूर एक विशाल काली चिड़िया देखी। वो काली चिड़िया दरअसल एक गिद्ध था जिसकी गर्दन लंबी और सुनहरी थी। वो इतना बड़ा था कि उसके केवल पंखों का फैलाव ही 10 मीटर से अधिक था। स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये रहस्यमय मेघवन का मशहूर सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज है जो आसमान में किसी राजा की तरह उड़ता है, और कहा जाता है कि इसकी नजरों में आने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता। नगर के कुछ साधकों ने उस काली चिड़िया को पहचान लिया। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु था जो सहस्रार चक्र के योद्धाओं को भी टक्कर दे सकता था। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज एक झटके में नगर की दीवार की ओर बढ़ गया। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज ने तेजी से अपने पंख फैलाए और 7 साधकों के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। मारे गए 7 में से सबसे मजबूत साधक विशुद्ध चक्र पर पहुंच गया था। इसके बावजूद भी वो सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज को आते हुए भी नहीं देख पाया था। बचाओ बचाओ। उसी समय सभी को दूर से काले रंग का एक बादल उनकी तरफ आता दिखाई दिया। काले रंग का वो बादल दरअसल कोई बादल बल्कि सैकड़ों सुनहरे गर्दन वाले गिद्धों के झुंड से बना था, जिनकी ताकत मानव वीर योद्धाओं के बराबर थी। कोई हमारी रक्षा करो, नगर पर जानवरों का हमला हुआ है। कोई जाकर इसकी सूचना प्रताप महल को दो। थोड़ी ही देर में प्रांत नगर में अराजकता फैल गई और हर कोई चीखने चिल्लाने लगा। प्रताप रक्षक दल। सभी रक्षकों ने उस दिल दहला देने वाली चीख को सुना था, लेकिन किसी के पास भी पार्थ की तरह दिव्य दृष्टि नहीं थी और इसलिए वे 20 मील दूर के उस दिल दहला देने वाले नजारे को नहीं देख पाए। ऐसा लगता है कि ये एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु है जो कि पूरे झुंड के साथ नगर पर हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि राघव जुयाल कुछ हद तक स्थिति को समझ रहे थे। उन्होंने उस दिशा में नजर डाली जिस तरफ से वो पक्षी आ रहे थे। अब सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से आप सभी जानवरों की भीड़ के खिलाफ नगर की सुरक्षा करने में मदद करेंगे और आप जितने भी जानवरों को मारेंगे उसी हिसाब से आपको युद्ध अंक दिए जाएंगे। सामान्य हिंसक पशुओं के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, जबकि एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु पर 20 अंक। तीसरे रक्षक ने घोषणा की। उन सभी को ये बताने के बाद कि क्या करना है, तीसरे रक्षक और राघव जुयाल सभी को बाहर ले गए। जब उनका समूह नगर की दीवार पर पहुंचा तो वे सभी चौंक गए। आकाश और जमीन, हर जगह जंगली और हिंसक पशुओं की भीड़ दिखाई दे रही थी। वहां केवल सैकड़ों हिंसक पशु ही नहीं, बल्कि कई हजार सामान्य जंगली जानवर भी थे। इतनी तेजी, इतने सारे जानवर यहाँ कैसे आ सकते हैं? क्या सारे जानवर पहले से ही यही आसपास थे? राघव जुयाल ने एक गहरी सांस ली। ये अच्छा था कि वीर योद्धा और सैनिक पहले ही वहां आ चुके थे और उन्होंने कुछ हमलावर जानवरों को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन समस्या आकाश में सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज की थी। उसका शरीर बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि सामान्य तीर भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। यह कहा जा सकता है कि सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज उन सभी सुनहरे गर्दन वाले गिद्धों का राजा था। डिंग डिंग डिंग। सुनहरे गर्दन वाले गिद्धों पर तीरों की बारिश हुई और जब उनके तीर उन गिद्धों से टकराए तो धातु के टकराने की आवाज निकली। लेकिन मार्शल शिक्षार्थियों द्वारा चलाए गए तीर सुनहरे गर्दन वाले गिद्धों की रक्षा शक्ति को तोड़ने में भी सक्षम नहीं थे। पार्थ ने अपनी दिव्य रेखा धनुष को उठाया और एक ही तीर से 2 सुनहरे गर्दन वाले गिद्ध को मार गिराया। एक तीर से 2 गिद्ध पास के तीरंदाज थोड़े हैरान थे क्योंकि उनके सामने खड़ा तीरंदाज केवल 15 वर्ष का एक युवक था। हर कोई लड़ाई में शामिल हो जाओ। तीरंदाजों, आसमान में नजर आने वाले जानवरों को खत्म करो। बाकी सभी साधक सैनिकों के साथ मिलकर बाहर मौजूद जानवरों से लड़ेंगे। प्रांत नगर के सेनापति ने आदेश दिया।
सैनिक सामान्य जंगली जानवरों को हराने में सक्षम थे, लेकिन हिंसक पशुओं से लड़ने के लिए वीर और महावीर योद्धाओं की जरूरत थी। सभी एक साथ हमला। प्रताप रक्षक दल भी युद्ध में शामिल हो गया, जिससे नगर का बचाव और भी मजबूत हो गया। प्रताप साहब के शिष्यों ने भी तुरंत पास के जंगली और हिंसक पशुओं की ओर धावा बोल दिया। विक्रांत, कनिष्क रावत और राधा सभी विशुद्ध चक्र या उससे ऊपर पहुंच गए थे और वे एक झटके में दसियों जंगली जानवरों को आसानी से मार सकते थे, लेकिन वहां बहुत सारे जंगली जानवर थे, इसलिए ये काम उतना भी आसान नहीं होने वाला था। सौ पार्थ ने अपने दिव्य रेखा धनुष से तीरों की बारिश करना जारी रखा और हर तीर से 2 से 3 हिंसक पशुओं को मौत के घाट उतार रहा था। शायद उसने बहुत से लोगों को मार डाला था, इसलिए बाकी के जंगली जानवरों ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा। ध्यान से पास के धनुर्धारियों ने कहा, क्या इन कमीनों में भी अकल होती है? पार्थ थोड़ा हैरान था, लेकिन वो उनसे डरने वाला नहीं था। नक्षत्र उंगली। पार्थ ने बार बार अपनी उंगली से नीली रोशनी की किरणों से जानवरों पर हमला किया, जिसने बड़ी संख्या में पक्षियों को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे ताकतवर जानवरों का ध्यान भी पार्थ की तरफ आ गया। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और ऊपर देखने पर पता चला कि एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु पार्थ की ओर तेजी से झपट रहा था। उसके साथ कई गिद्धों का एक झुंड भी था। अरे रोको उन्हें! आसपास के तीरंदाजों के हाव भाव बदल गए। वो उच्च श्रेणी का हिंसक पशु आज्ञा चक्र के योद्धा के बराबर था और अगर वो एक बार नगर में आ गया तो तबाही मच जाएगी। नक्षत्र उंगली। बवंडर रुख। पार्थ की आंखें बहुत तेज थीं, इसलिए उसने तुरंत ही नक्षत्र उंगली कर एक विस्तृत हमला किया। धम धम धम। तुरंत ही 5 या 6 सुनहरी गर्दन वाले गिद्ध जमीन पर गिर पड़े। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हर गिद्ध के गले में छेद दिखाई दे रहा था। बूम! पार्थ सुनहरे गर्दन वाले गिद्ध से टकरा गया। वो इस टकराव के बाद पूरी तरह से ठीक था, जबकि सुनहरे गर्दन वाला गिद्ध कुछ कदम पीछे चला गया था। ये लड़का बहुत मजबूत है। इतनी कम उम्र में ये विशुद्ध चक्र पर पहुंच गया है। आसपास के योद्धा सहम गए। पार्थ ने महसूस किया कि जिस सुनहरे गर्दन वाले गिद्ध का वो सामना कर रहा है, वो काले पंख वाले बाघ से भी अधिक मजबूत है। दहाड़! नगर के मुख्य द्वार के बाहर 5 अन्य उच्च स्तरीय हिंसक पशु मौजूद थे। ये सभी जानवर सहस्रार चक्र के बराबर थे और उन्होंने अपने हर हमले में दसियों लोगों को मार डाला। पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख से उन जानवरों को देखा, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर उनसे परहेज किया क्योंकि ये जानवर काले पंखों वाले बाघ से बहुत अधिक मजबूत थे। भयानक लहर का वार। तभी एक युवक की आवाज सुनाई दी। वो युवक उच्च श्रेणी के हिंसक पशु का सामना कर रहा था। बूम! वो छोटा सा युवक उस विशाल टीले के समान भयानक हिंसक पशु के साथ बराबरी बराबरी का मुकाबला कर रहा था। इस नजारे को देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। विद्युत। पार्थ और अन्य लोगों ने देखा कि विद्युत सहस्रार चक्र के हिंसक पशुओं का सामना कर रहा है, जबकि अभी उसकी साधना केवल आज्ञा चक्र के चरम पर है। शीर्ष श्रेणी के हिंसक पशु बहुत भयानक थे। अगर वे नगर में प्रवेश करते तो वे सब कुछ नष्ट कर देते। इसी बीच राघव जुयाल, तीसरे रक्षक और उनके बाकी साथी नगर से बाहर निकल गए और अपने लिए उपयुक्त विरोधियों का चयन कर मुकाबला करने लगे। लेकिन सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज अभी भी आसमान से सभी पर नजर रख रहा था। हालांकि सहस्रार चक्र के योद्धा काफी मजबूत थे, फिर भी वे हवा में उस गिद्धराज के साथ लड़ने में सक्षम नहीं थे। ये कमीना गिद्धराज को देखते ही नगर की दीवार पर मौजूद तीरंदाजों के सिर में दर्द होने लगा, क्योंकि इस गिद्धराज का शरीर बहुत मजबूत था। सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज की अगुवाई में सैकड़ों और हजारों सुनहरे गर्दन वाले गिद्ध नगर की दीवार की ओर टूट पड़े। हमले की हर लहर से कई सैनिकों की जान जा रही थी। सारे तीरंदाजों से कहो कि उन कमीनों पर हमला करें। दीवार के ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था,
उसने तुरंत ही सभी को आदेश दिया। ये व्यक्ति प्रांतनगर का सेनापति था, जो स्वयं सहस्रार चक्र पर पहुंच गया था, और उसने थोड़ी देर पहले ही एक शीर्ष स्तरीय हिंसक पशु को मार डाला था। लेकिन वो सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज बहुत ही तेज, मजबूत था और ये हवा में लड़ता था। सेनापति, अगर हम सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को नहीं मारते हैं तो हमारा पक्ष जल्दी या बाद में कमजोर पड़ जाएगा, खून से लथपथ राघव जुयाल ने सेनापति के बगल में पहुंचते कहा। उन्होंने अभी अभी शीर्ष श्रेणी के एक हिंसक पशु को सफलतापूर्वक मार गिराया था, लेकिन साथ ही वे घायल भी हो गए थे। अचानक सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज सहस्रार चक्र के एक योद्धा पर बिजली की तरह तेजी से झपटा। संभल कर जनरल और राघव जुयाल दोनों ने चेतावनी दी। वो व्यक्ति उस समय एक शीर्ष श्रेणी के हिंसक पशु से लड़ रहा था, इसलिए उसने चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गिद्धराज के तेज पंजे ने सहस्रार चक्र की आध्यात्मिक शक्ति से बने कवच को चीर दिया। वो व्यक्ति दर्द में चिल्लाया, लेकिन तब तक दो हिंसक पशुओं ने मिलकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। दृश्य देखकर पार्थ का दिल ठंडा हो गया। बदजात कहीं के सेनापति और राघव जुयाल दोनों ने अपने दांत बींच लिए। सेनापति, हमें इस पक्षी को किसी भी कीमत पर मारना ही होगा। राघव जुयाल के चेहरे पर गुस्से की लहर दिखाई दी। सहस्रार चक्र के मानव योद्धा की क्षति बहुत बड़ी थी। एक छोटा सा नगर में शायद दसियों साल में ऐसे एक भी योद्धा नहीं बन पाएंगे। हमें इसे जमीन पर उतरने के लिए मजबूर करना चाहिए और फिर घात लगाना चाहिए। सेनापति ने सोचा, अगर तीरंदाज इसकी रक्षा शक्ति को भी नहीं तोड़ सकते तो भला हम इसे कैसे मार सकते हैं। राघव जुयाल ने कड़वाहट और बेबसी से कहा, सभी सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज इकट्ठा हो जाए। सेनापति की जानलेवा आवाज कुछ मील के दायरे में गूंज उठी। तो क्या होगा आगे? क्या गिद्धराज और उसकी सेना मिलकर प्रांतनगर को बर्बाद कर देंगे, या फिर होगा कुछ ऐसा कि सबके होश उड़ जाएंगे? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें। दोस्तों, ये कहानी और भी रहस्यमय और रोमांचक होने जा रही है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसे अपना पूरा समर्थन दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। 96 गिद्धराज पार्थ पर मारने वाला है। जल्द ही सेनापति के पास सबसे अच्छे तीरंदाज इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ मणिपुर और अनाहत चक्र पर थे, जबकि अन्य विशुद्ध और आज्ञा चक्र पर थे। समूह में पार्थ के अलावा बाकी सभी मध्यम आयु वर्ग के लोग थे। आपको केवल सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को आकर्षित करके उसे जमीन पर लाने की आवश्यकता है। सेनापति ने उन्हें अपनी योजना बताई। उनकी योजना बड़ी सरल थी। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज को नाराज करके और चोट पहुंचा के उसे जमीन पर आकर हमला करने को मजबूर करना है, और फिर कुछ सहस्रार चक्र के योद्धा मिलकर इसे मार देंगे। ये बहुत मुश्किल है। सभी तीरंदाज थोड़ा झिझक रहे थे। क्या तुम सब एक साधारण सा काम भी नहीं कर सकते? सेनापति ने ठंडेपन से कहा। तीरंदाजों को तुरंत पसीना आने लगा। सेनापति, दरअसल बात यह है कि सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज की गति बहुत तेज है। इसके अलावा जब ये उड़ता है तो इसके आसपास हवा काफी तेज होती है, इसलिए कोई भी तीर इसके पास आने से पहले कि अपनी शक्ति खो देगा। एक अधेड़ तीरंदाज ने बेबसी से कहा। वो तीरंदाज विशुद्ध चक्र तक पहुंच गया था और उसके शब्दों को अन्य लोगों ने भी स्वीकार किया। पार्थ की दृष्टि बेहतर और स्पष्ट थी, इसलिए वो भी जानता था कि ये काम कितना मुश्किल था। सबसे पहले गिद्धराज की गति बहुत तेज थी और जब ये उड़ता था तो उसके पंखों से निकलने वाली हवा तीर की गति को बाधित कर देती थी। दूसरी बात, गिद्धराज की रक्षा शक्ति बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि अगर आज्ञा चक्र का सामान्य तीरंदाज भी इस पर हमला करेगा तो ये ज्यादा घायल नहीं होगा। इतना ही नहीं, तीरंदाजों को जमीन से निशाना लगाना था, जबकि गिद्धराज आसमान में मौजूद था। जाहिर है, अभी भी एक और महत्वपूर्ण बिंदु था। क्या होगा अगर वे गिद्धराज को चोट पहुंचाने में कामयाब रहे?
और उन्होंने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो उन सभी को तुरंत ही टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इसलिए सभी धनुर्धारियों को खुद पर भरोसा नहीं था। ठीक इसी समय है गिद्धराज फिर से नीचे झपटा और दसियों लोगों को मार डाला। उन्हें मारने के बाद गिद्धराज दूसरी दिशा में मुड़ गया। भाई विद्युत उस तरफ देखो, राघव जुयाल और विशेष ने चिल्लाकर कहा। इस बार सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज विद्युत की ओर बढ़ रहा था। विद्युत पहले से ही एक हिंसक पशु से लड़ रहा था और तभी उसने अपने पीछे हवा की तेज आवाज सुनी। आध्यात्मिक सारस के पंख विद्युत ने एक गति तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसका शरीर सारस की तरह बन गया और हवा में उड़ गया। यह एक पवित्र युद्ध कला तकनीक थी। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज चिल्लाया और बीच हवा में विद्युत से भिड़ गया। बूम! विद्युत ने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज के हमले को रोक दिया, लेकिन इसमें वो थोड़ा घायल हो गया। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज विद्युत को मारने में विफल होने के बाद एक नया लक्ष्य खोजने के लिए फिर से गायब हो गया। बदजात कहीं के, अगर भाई विद्युत मर जाते हैं तो, राघव जुयाल ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। सौ इस समय सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों ने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज पर अपने तीर चलाए। डिंग डिंग! कुछ बाण गिद्धराज के पंखों से टकराने में कामयाब रहे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे धनुर्धारियों के हाव भाव थोड़े बदसूरत हो गए थे। जब तक हम उसके किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं मारते, तब तक धनुर्धारियों ने अपना सिर हिला दिया। डिंग डिंग डिंग! अचानक कुछ और तीरों ने गिद्धराज को मारा, लेकिन उनमें से कोई भी उसके धातु के पंख को भेदने में कामयाब नहीं हुआ। फिर से विफल धनुर्धारियों के भाव बेहद खराब थे। पार्थ ने अपने दिव्य रेखा धनुष का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थिति अभी भी वही थी। गिद्धराज के पास बाणों को पंखों से निकलने वाली हवा ने रास्ते से हटा दिया। सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज अचानक पास के तीरंदाजों की ओर झपटा। तीरंदाजों का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी 2 लोगों की मौत हो गई। हल्की तैरती नौका पार्थ ने पहले अपने गति तकनीक का इस्तेमाल किया, फिर उसने अपना दिव्य रेखा धनुष निकाला और एक तीर से 2 निम्न स्तरीय हिंसक पशुओं को मार दिया और एक उच्च श्रेणी के हिंसक पशु को पीछे धकेल दिया। अन्य सभी धनुर्धारियों की तुलना में पार्थ बेहद शांत था। हम इस बार सेनापति ने भी पार्थ पर ध्यान दिया था और वो हैरान था कि पार्थ इस तरह की स्थिति में इतना शांत कैसे था। भाई पार्थ, क्या आप तीरंदाज भी हैं? राघव जुयाल ने भी पार्थ को देखा। हाँ, शायद मैं ये कर सकता हूँ। पार्थ ने सिर हिलाया और राघव जुयाल के सामने आ गया। पार्थ, क्या आप सुनिश्चित हैं? सेनापति की गंभीर अभिव्यक्ति थी। अगर पार्थ सिर्फ एक सामान्य तीरंदाज होता तो उसे कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन पार्थ प्रताप साहब का शिष्य था। उसकी जिंदगी को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। अगर ये सिर्फ गिद्धराज को आकर्षित करने के लिए है तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं है, पार्थ ने कहा और धीरे धीरे दिव्य रेखा धनुष को तैयार कर लिया और कुछ करके दिखने का फैसला किया। उसने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी दिखाई दी और अब गिद्धराज उसकी आंखों में बहुत धीमा और स्पष्ट हो गया। अब पार्थ पक्षियों की हड्डी और रक्त में परिवर्तन को भी देख सकता था। वो स्थिर खड़ा रहा और गिद्धराज पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसने अपना तीर नहीं छोड़ा। ये आसान नहीं होगा। सेनापति और राघव जुयाल ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों ने पार्थ की तेज आभा के बदलाव को महसूस किया। अचानक सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज घूम गया। सौ सौ सौ! पार्थ ने तुरंत अपने तीरों को छोड़ दिया और अंत में 3 सुनहरे तीर और गिद्धराज आपस में टकरा गए। हाँ, टकरा गया। तीर और गिद्धराज दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। सुनहरा तीर हवा की परत को भेदते हुए चील की आंख में घुस गया। इस दृश्य ने नीचे के अन्य तीरंदाजों को चकित कर दिया।
उसने ये कैसे किया? विशुद्ध चक्र के एक तीरंदाज के चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि पार्थ गिद्धराज की आंख पर प्रहार करने में सक्षम था। डिंग! दूसरे सुनहरे तीर से आग की एक चिंगारी निकली, क्योंकि ये तीर गिद्धराज की पलक से लगकर चिटक गई थी। इतना दुर्भाग्यशाली सभी तीरंदाज आप भर कर रह गए। सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज ने आखिरी सेकेंड में अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एक शीर्ष श्रेणी के हिंसक पशु होने के नाते इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, लेकिन किसी ने भी पार्थ के होठों पर आने वाली मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। शू अन्य दो तीर पहले वाले तीर का पीछा करते हुए एक बार फिर पक्षी की पलक पर जा लगे, जबकि तीसरा तीर गिद्धराज की आंख की पुतली में जा लगा। पहले दो तीरों ने तीसरे तीर के लिए रास्ता बनाया। तीसरा तीर ही सबसे घातक था। आसमान में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज ने पार्थ को लाल आंखों से देखा। हमले की तैयारी करो! पार्थ ने तुरंत अपनी तैरती नौका का इस्तेमाल किया और घात लगाने वाले स्थान की ओर बढ़ गया। इस समय तक सेनापति और राघव जुयाल आखिरकार अपने सदमे से उबर चुके थे। सभी तैयार हैं, घात लगाओ! सेनापति, राघव जुयाल और कुछ आज्ञा चक्र के योद्धाओं गिद्धराज के अपने करीब आने का इंतजार किया। गिद्धराज ने गुस्से से भरकर पार्थ पर तेजी से झपटा। उसने गिद्धराज की प्रचंड आभा को महसूस किया। वो जानता था कि सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज इस बार उसे जान से मारने का फैसला कर लिया है। धूम्रपान पारदर्शी कदम वो तुरंत ही एक पारदर्शी धुंध की तरह बिना कोई निशान छोड़े नगर की भीड़ में चला गया और देखते ही देखते भीड़ में गम हो गया। गिद्धराज ने पार्थ को भीड़ में जाते और गम होते देखता रहा, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि ठीक इसी समय सेनापति और राघव जुयाल ने उस पर हमला किया। स्वर्गीय विनाश रोशनी की तलवार का हमला। दोनों ही अपने सातों चक्र जागृत कर चुके थे। उन्होंने अपनी शक्ति का विस्फोट किया। बूम! दोनों के हमले गिद्धराज से टकरा गए, जिससे उसे गहरी चोट लगी थी। राघव जुयाल ने एक पवित्र युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया और उसकी हथेली एक धारदार चाकू बन गई, जिसने गिद्धराज की रक्षा के महत्वपूर्ण अंगों पर 8 गहरे घाव छोड़ दिए। सेनापति एक तलवार की अर्धपवित्र युद्ध कला तकनीक को स्तर तक प्रशिक्षित किया था और ये राघव जुयाल के हमले से भी मजबूत था। भयानक शक्ति से भरी उस तलवार ने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज का लगभग आधा सिर काट दिया। गिद्धराज पहले से ही राघव जुयाल के हमले से बुरी तरह घायल था, इसलिए वो अपना बचाव भी नहीं कर सका। पिंग पिंग बूम बैम! तुरंत ही बाकी के आज्ञा चक्र के योद्धाओं ने अपने सबसे शक्तिशाली का प्रयोग करके पक्षी को लगभग मार ही डाला। सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज ने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल किया और नफरत से भरकर सुनहरे धनुष को पकड़े हुए उस घृणित युवक की ओर झपटा। वो पार्थ को मारने जा रहा है, कोई रोको उसे तो क्या होगा आगे? क्या गिद्धराज पार्थ को मारने में सफल हो पाएगा, या फिर पार्थ उस हमले से बच जाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े। मैंने एक भाई का कमेंट पढ़ा, शायद बेचारा उड़ने वाले जानवरों से थोड़ा दुखी था। तो मेरे भाई, अब फैंटेसी नावल ही है तो जाहिर है ऐसा ही मिलेगा। भाई तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैं जल्द ही एक बोलने वाला जानवर लाने वाला हूँ, और यकीन मानो उससे मिलकर आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। 93 पार्थ मारा गया। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी का पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कृपया इस नावल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब आगे की कहानी। संभल कर भाई! पार्थ नगर की दीवार से डर और चिंता से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। वे सभी जानते थे कि इस समय सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज मौत के कगार पर है और ये कुछ ही सांसों में मर जाएगा, लेकिन फिर भी गिद्धराज पार्थ पर अपना आखिरी वार करने वाला था। ये स्पष्ट था कि पार्थ ने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को इस कदर नाराज कर दिया था कि गिद्धराज उसे किसी भी कीमत पर मार देना चाहता था। ये अच्छा नहीं है। पार्थ ने खतरे की प्रबल भावना महसूस की,
लेकिन तभी उसकी दिव्य दाहिनी आंख से गर्म ऊर्जा की एक लहर निकली और उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिसने उसे फिर से शांत कर दिया। सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज की गति भयानक थी और वो पलक झपकते ही पार्थ तक पहुंच गया। भले ही कोई उसे अपनी ओर आते देख ले, लेकिन वे इसे चकमा नहीं दे पाएंगे। धम! गिद्धराज ने तुरंत ही पार्थ की आकृति को तुरंत टुकड़ों में बांट दिया और उसके पीछे की दीवार से टकरा गया, जिससे उस पर एक बड़ा छेद बन गया। क्या पार्थ मारा गया? सभी को लगा कि पार्थ मर गया है। बहती हवा रुक। धूम्रपान पारदर्शी कदम। सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज के ऊपर एक युवक की आकृति दिखाई दी। क्या आसपास के सभी योद्धाओं को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो? क्या शानदार गति कौशल है! रघव जुयाल की आंखों में खुशी चमक उठी। तभी उसने पार्थ को पारदर्शी छाया कदम तकनीक और बहती हवा रुख दोनों का एक साथ प्रयोग करते हुए देखा था, और उसी वजह वो सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज के हमले को चकमा दे पाने में कामयाब हो पाया था। उसने तो हम सबको बेवकूफ ही बना दिया। सेनापति का दिल तो एक बार उछलकर मुंह में ही आ गया था, लेकिन सौभाग्य से पार्थ बिल्कुल सुरक्षित था। बहती हवा रुख और पारदर्शी छाया कदम तकनीक को एक साथ इस्तेमाल करने से इसकी शक्ति एक पवित्र युद्ध कला तकनीक के बराबर हो गई थी। जाहिर है पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख पहले ही हालात का पहले से अंदाजा लगा लिया था, जिससे पार्थ को उसी से बचने में मदद मिली। इससे उसकी क्षमता में काफी सुधार हुआ। अब उसकी दाहिनी आंख के अंदर प्रकाश की सुनहरी किरण 8.80 सेमी तक फैल गई थी। रुको, वो सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज के ऊपर क्यों चढ़ा है? आसपास के योद्धाओं ने सोचा। पार्थ अभी हमले से बचा था, लेकिन अब वो सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज के ऊपर आ गया था। बवंडर रुख। रहस्यमय पवन हथेली। पार्थ की आंखों में एक जानलेवा रोशनी चमक उठी और उसकी हथेली पर एक नीला प्रकाश दिखाई दिया, जो तेजी से घूमने लगा और अंत में सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज के सिर जा टकराया। उस समय पार्थ का शरीर मानो बवंडर की तरह खतरनाक हो गया था। उसकी रहस्यमय पवन हथेली उस हिस्से से टकराई जहां सेनापति ने गिद्धराज को घायल किया था। गिद्धराज के गर्दन की चोट और बड़ी हो गई। धम! सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज का सिर गर्दन से काटकर अलग हो गया और उसकी विशाल आकृति जमीन पर गिर गई। पार्थ उस गिद्ध के शरीर से कूद गया। गिद्धराज का खून अभी भी उसकी हथेली से टपक रहा था। सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को मार दिया गया है। अब हम सब इस युद्ध को जीत सकते हैं। वो युवक कौन है जिसने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को मार डाला? पास में देख रहे योद्धाओं में खुशी की लहर फैल गई। पार्थ तुरंत ही सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। भाई पार्थ, शाबाश, कमाल कर दिया! राघव जुयाल और तीसरे रक्षक ने उसकी प्रशंसा की। सेनापति भी अब तक सदमे से उबर चुके थे। हा हा हा, शानदार! आपने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को मारने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आखिरी हमले के कारण आप सभी से युद्ध अंक छीन रहे हैं। युद्ध अंक छीन रहे हैं। पार्थ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। उस समय उसने चकमा देने और भागने के बजाय एक झटके में दुश्मन का काम तमाम करना बेहतर समझा, ना कि युद्ध अंक अर्जित करने की कोशिश की थी। चाहे कुछ भी कहा गया हो, पार्थ ने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को मारने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे भी उसके तीरंदाजी कौशल के बिना गिद्धराज उस स्थान की ओर आकर्षित नहीं होता, और सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज को मारने वाला व्यक्ति भी पार्थ ही था। ज्यादा मत सोचो। वैसे भी सुनहरे गर्दन वाला गिद्धराज के मर जाने के बाद से बाकी पक्षियों से निपटना आसान है। सेनापति मुस्कुराते हुए पार्थ को देखा। गिद्धराज के नेतृत्व के बिना आकाश में बाकी पक्षी ढीली रेत की तरह थे, और जहां तक जमीन पर मौजूद जानवरों की बात है, समय बीतने के साथ साथ उन पर काबू पा लिया जाएगा। उसके बाद पार्थ वही पालथी मारकर बैठ गया, जबकि राघव जुयाल जैसे अन्य लोगों को लगा कि शायद वो घायल हो गया है। लेकिन पार्थ ने निर्वत्नम श्वांस तकनीक सीखी थी,
जिसका अर्थ था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समान स्तर के बाकी लोगों की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक मजबूत थी। बहती हवा का रुख, बवंडर का रुख, रहस्यमय पवन हथेली, इन तीनों के प्रयोग के बारे में समझ बढ़ाने की कोशिश की। उसने बहती हवा रुख को गति कौशल में मिला दिया था, जबकि बवंडर रुख को आक्रामक हथेली कौशल में मिला दिया था। अनजाने में ही पार्थ की बवंडर रुख की समझ 70 से 80% तक पहुंच गई थी। इसकी के साथ ही वो रहस्यमय पवन हथेली के 60 से 70% हिस्से को भी समझ गया था, जिसका अर्थ ये भी था कि पार्थ की रहस्यमय पवन हथेली की शक्ति काफी हद तक उस लड़की के समान हो गई थी। ये बच्चा सच में बहुत भाग्यशाली है, इसे एक और आसान शिकार मिल गया। कनिष्क रावत ने पार्थ को आश्चर्य के साथ देखा। आखिरी अभियान में पार्थ ने 10 नेता को मारकर उन सभी के अंक भी छीन लिए थे और इस बार वो और भी पागल हो गया था। उसने आज्ञा और सहस्रार चक्र के योद्धाओं के मुंह से सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज के लिए मिलने वाला युद्धांक छीन लिया था। उस लड़के ने उस भयानक गिद्धराज को मार डाला। विद्युत का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक विद्युत एक शीर्ष स्तरीय हिंसक पशु से लड़ रहा था, यहाँ तक कि सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज ने उस पर घात लगाकर हमला भी किया था। इतनी मशक्कत के बावजूद वो अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सका, जबकि एक नए शिष्य पार्थ ने ऐसा पहले ही कर लिया था। वहीं इस घटना के बाद प्रताप सेना का मनोबल बढ़ गया और वे जानवरों की भीड़ को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। अपनी नई समझ पर ध्यान देने के बाद पार्थ वापस उठ खड़ा हुआ। इस समय उसकी साधना विशुद्ध चक्र के अंतिम चरण में पहुंच गई थी। पार्थ की आंखों ने जानवरों की भीड़ को देखा और पाया कि कुछ गलत था। कुछ तो गलत है। जल्द ही उसे इसका जवाब मिल गया। अब हिंसक पशुओं के हमले पहले से संगठित हो गए हैं। शीर्ष श्रेणी हिंसक पशु बड़ी संख्या में निचले स्तर के हिंसक पशुओं और जंगली जानवरों का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर पार्थ इसे देख सकता था तो प्रताप महल का उच्च स्तर भी इसे देख सकता था। क्या इस जानवर की भीड़ ने अपनी योजना में बदलाव किया है? रघव जुयाल, सेनापति और अन्य सभी हैरान थे। पार्थ अपने दिव्य रेखा धनुष को बाहर निकाला और एक के बाद एक तीरों की बारिश कर दी, जिससे बड़ी संख्या में शीर्ष स्तरीय हिंसक पशु मारे गए। वो बेहद ही खूबसूरत नजारा बन गया। नगर द्वार से तेज सुनहरी रोशनी की किरणें निकलती थीं और रोशनी की हर चमक के साथ कुछ जानवर मर जाते थे। पार्थ के तीरंदाजी की दिव्य दृष्टि तकनीक को आखिरकार इस जानवरों की भीड़ ने और भी निखार दिया था। वरिष्ठ पार्थ, क्या आप मेरे गुरुवार बन सकते हैं? युवा तीरंदाज बेहद उत्साहित थे। पार्थ को नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए और ये देखकर कि हवा में मौजूद जानवर अब ज्यादा खतरा नहीं पहुंचा सकते, वो नगर के बाहर चला गया। नक्षत्र उंगली, रहस्यमय पवन हथेली पार्थ किसी हवा की तरह था जिसने बिना आवाज के जानवरों को मार डाल रहा था। धम धम, उसके हर हमले ने हिंसक पशुओं के कमजोर हिस्सों के निशाना बनाया और वो जहां भी जाता था वहां ढेर सारी लाशें पीछे छूट जाती थीं। यह युवक सच में भयानक है। वो करीबी मुकाबले में भी बहुत अच्छा है। उसे देख धनुर्धारी उत्साह से चिल्ला उठे। आमतौर पर अगर किसी की विशेषता तीरंदाजी थी तो वे करीबी युद्ध में बहुत अच्छे नहीं होते थे, लेकिन पार्थ एक राक्षस था। न केवल उसका तीरंदाजी कौशल अच्छा था बल्कि उसका करीबी युद्ध कौशल भी शानदार था। पार्थ की क्षमता विद्युत से कमजोर नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि गुरुदेव ने उसे केवल एक बाहरी शिष्य ही मानना है और वो उसे अपनी गुप्त तकनीकें नहीं सिखाएंगे। राघव जुयाल ने आप भरी और सिर हिलाया। काफी देर तक लड़ने के बाद पार्थ ने एक परिचित लेकिन भयानक आभा महसूस की। उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति जागृत की और पाया कि 10 मील दूर काली चिड़िया के ऊपर एक नकाबपोश आकृति बैठी थी। उसके नकाब से उसकी बर्फ की नीली आंखों को देखा जा सकता था। ये तो वही है। पार्थ का दिल उछल पड़ा। ये वही आकृति थी जिसे उसने भेड़िया समूह के मुखिया के साथ उस जंगल के अंदर देखा था। ठीक उसी समय
एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ के मालिक की आभा सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। उस एक दहाड़ से लाखों जानवर डर के मारे कांपने लगे। शीर्ष श्रेणी के हिंसक पशु जैसे जम से गए और उनकी आंखों में प्रशंसा और भय दिखाई देने लगा। इंसानों ने अपने दिल में डर को महसूस किया। क्या चल रहा है? ये किस तरह के जानवर की आभा है? क्या ये शीर्ष श्रेणी के हिंसक पशुओं से भी अधिक ताकतवर है? रघव जुयाल, तीसरे रक्षक और सेनापति की आवाज कांप रही थी। एक भयानक आभा नगर की ओर बढ़ गई और इसने सैकड़ों हजारों जानवरों को झुकने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि वे अपने राजा को देख रहे हों। तो क्या होगा आगे? ये किस तरह का जानवर है जो कि गिद्धराज की तुलना में भी कई गुना अधिक ताकतवर है? क्या अब प्रताप सेना इस भयानक जानवर से प्रांत नगर को बचा पाएंगे? जानने के लिए आगे के चैप्टर डे 694 देश काले भेड़िए का खौफ और प्रताप साहब का आगमन। उस गगनभेदी दहाड़ ने इंसानों और जानवरों दोनों को खामोश कर दिया और सभी जानवरों ने जमीन पर घुटने टेक दिए, जैसे कि उन्होंने अपने राजा को देखा हो। दूर तक फैली जानवरों की भीड़ के बीच में एक रास्ता बन गया था। ऐसी कौन सी चीज है जो शीर्ष स्तर के हिंसक पशुओं में भी डर पैदा कर सकती है? नगर की दीवार के ऊपर खड़े योद्धाओं ने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। पार्थ के पास सबसे अच्छी दृष्टि थी। उसने देखा कि एक काले रंग का भेड़िया जैसा दिखने वाला हिंसक पशु उनकी ओर चल कर आ रहा है। वो काला भेड़िया आकार में लगभग 2.5 मीटर लंबा था और ये अन्य जानवरों की तुलना में थोड़ा छोटा था। एक भेड़िया पार्थ ने महसूस किया कि उस भेड़िया द्वारा उठाया गया हर कदम एक भयावह आभा बिखेर रहा था, और जब पार्थ की आंखों ने काले भेड़िए की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे उनमें आग की लपटें निकल रही हो। क्या ये हो सकता है? एक अधिक तीस्तर का हिंसक पशु सेनापति ने ठंडी सांस ली और उनकी आंखों से डर झलकने लगा। ये सोचने वाली बात थी कि सेनापति पहले से ही सातों चक्र जागृत कर चुके थे और सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। उसके बावजूद भी उस जानवर को देखकर उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अधिक स्तर का हिंसक पशु सभी योद्धाओं के चेहरे सफेद हो गए। वे सभी अधिक स्तर का हिंसक पशुओं के बारे में अफवाहें जानते थे। हिंसक पशुओं को निम्न और उच्च स्तर में विभाजित किया गया था और वे क्रमशः वीर योद्धा और महावीर योद्धा के बराबर होते थे, लेकिन शीर्ष स्तर के हिंसक पशु सबसे ताकतवर नहीं थे। शीर्ष स्तर के ऊपर भी कुछ भयानक हिंसक पशु थे। अधिक स्तर का हिंसक पशु। अफवाहें कहती हैं कि एक अधिक स्तर का हिंसक पशु पूरे के पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। नगर की दीवार के ऊपर कुछ योद्धा अपने अनुमानों से भी डर गए थे। ढलते सूरज के नीचे सैकड़ों की संख्या में घातक और जंगली जानवर नीचे की ओर झुक गए। अधिक स्तर का काला भेड़िया धीरे धीरे नगर की ओर चल रहा था। हालांकि अधिक स्तर के काले भेड़िए ने हमला नहीं किया, लेकिन उसने लोगों पर ठंडी निगाह डाली और सहस्रार चक्र के सेनापति राघव जुयाल जैसे योद्धा भी डर से कांपने लगे। उसे रोको, प्रताप साहब के पास इसकी जानकारी पहुंचाए। पास की एक मीनार के ऊपर चांदी का कवच पहने कुछ आकृतियां दिखाई दी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, तीसरे रक्षक ने कहा। इस समय प्रताप सेना के पहले 4 प्रमुख रक्षक अर्ध पवित्र युद्ध पथ पर पहुंचे थे। राघव जुयाल ने ठंडी सांस ली। पहला रक्षक पवित्र मार्शल पथ से केवल आधा कदम दूर था। हमला करो। तीनों रक्षक जिन्होंने चांदी का कवच पहन रखे थे नीचे कूद गए और एक ही पल में अधिक स्तर के काले भेड़िए तक पहुंच गए। पहला रक्षक, दूसरा रक्षक, तीसरा रक्षक और चौथा रक्षक। प्रताप सेना के 4 सबसे मजबूत रक्षकों ने अधिक स्तर के काले भेड़िए को रोकने के लिए उसके चारों ओर एक वृत्ताकार संरचना बनाकर खड़े हो गए। सहस्रार चक्र के योद्धा मदद के लिए आगे बढ़ें, सेनापति ने गंभीरता से आदेश दिया। वो जानता था कि अकेले 4 रक्षक शायद अधिक स्तर के काले भेड़िए को रोकने में सक्षम नहीं थे, जो पूरे देश को नष्ट कर सकता था। जल्द ही सहस्रार चक्र के कुछ और योद्धा सामने आए। नगर की दीवार के ऊपर
कुछ धनुर्धारियों ने अपने धनुष को तैयार कर लिया। पार्थ ने अपना दिव्य रेखा धनुष निकाल लिया और तीर चलाने को तैयार हो गया। उस काले भेड़िए ने नगर की दीवार के ऊपर मौजूद मनुष्यों को तिरस्कार पूर्वक देखा, जैसे कि उसमें भावनाएं हों। मौत का दैवीय जाल प्रताप सेना के 4 महान रक्षक चांदी की लहर में बदल गए। उनके पास छोटे खंजर थे और उन्होंने हमलों का एक जाल बना दिया जिसने अधिक स्तर के काले भेड़िए को ढक दिया। ये मौत का दैवीय जाल सभी 4 रक्षकों द्वारा बनाया गया था और इसकी शक्ति सामान्य पवित्र युद्ध कला तकनीक से अधिक थी। भले ही पार्थ बहुत दूर था, लेकिन ये दृश्य देखकर उसका दिल उछल पड़ा। वो जानता था कि अगर वो इस मौत के दैवीय जाल में फंस गया तो वो अपनी दाहिनी आंख से भी कोई दोष नहीं ढूंढ पाएगा। सहस्रार चक्र के सामान्य योद्धा भी अगर इसमें फंस जाते हैं तो तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। काले भेड़िए के पास न तो कहीं भागने की जगह थी और न ही चकमा देने का समय था। जाल ने उसे हर दिशा से घेर रखा था। अचानक भेड़िए के शरीर पर काली लपटों की एक परत दिखाई दी और उसके चारों ओर एक भयानक आभा फैल गई। अधिक स्तर के काले भेड़िए ने बेतरतीब ढंग से अपने पंजे को लहराया और तुरंत ही कुछ मीटर लंबी काली रोशनी दिखाई दी। वो काली रोशनी उस जाल से टकराई जिससे मौत का दैवीय जाल तुरंत बिखर गया। चारों प्रमुख रक्षकों के मुंह से खून रिसने लगा, साथ ही दूसरे और चौथे रक्षक के हथियार जमीन पर गिर गए। पहले और तीसरे रक्षक के भाव भी पीले पड़ गए और उनका शरीर अकड़ गया। नगर की दीवार के ऊपर खड़े पार्थ का दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसने उस काले भेड़िए का हमला देखा था। काले भेड़िए का अपने पंजे को लहराना किसी युद्ध कला तकनीक की तरह लग रहा था। क्या हिंसक पशु युद्ध कला तकनीक भी जानते हैं? शायद ये सिर्फ पार्थ ही था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस अधिक स्तर के काले भेड़िए की चाल घाटी वाली लड़की की रहस्यमय पवन हथेली के समान ही लग रही थी। अधिक स्तर के काले भेड़िए जमीन पर अपने पंजे को पटका, जिसे काली आग की लपटें हर दिशा में फैल गई। इस हमले को रोको, पहले रक्षक ने चिल्लाते हुए कहा कि काली आग की लपटों को रोकने के लिए उस पर अपने खंजर से हमला किया। बाकी रक्षकों ने भी ऐसा ही किया। स्वर्गीय बादल का हमला कयामत का टुकड़ा। सेनापति राघव जुयाल और अन्य कई सैनिक वहां पहुंचे और चारों प्रमुख रक्षकों की रक्षा की, लेकिन अधिक स्तर के काले भेड़िए से निकलने वाली काली लपटें बहुत भयानक थीं। यहाँ तक कि आग की लपटों के पास पहुंचने से पहले ही इसने उनमें से एक की त्वचा को जला दिया। सहस्रार चक्र के एक योद्धा के कपड़ों में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए वो जल्दी से जमीन पर गिरकर लौटने लगा। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, आग की लपटें नहीं बुझी और देखते ही देखते वो एक जली हुई काली लाश में बदल गया। इतना ही नहीं, तीसरे रक्षक और चौथे रक्षक भी इस भयानक काली ज्वाला के चपेट में आ गए थे। मुझे भूल जाओ, भागो यहाँ से, चौथा रक्षक चिल्लाया और उसने अपने जल रहे शरीर से ही उस भेड़िए पर हमला कर दिया। लेकिन अधिक स्तर के काले भेड़िए ने अपने पंजों को एक झटके से लहराया और चौथे रक्षक का शरीर चकनाचूर हो गया। तीसरे रक्षक, क्या आप ठीक है? अन्य लोगों ने पूछा। प्रताप रक्षक दल के कप्तान तीसरे रक्षक के हाथ में भी काली लपटें दिखाई दे रही थीं। तीसरा रक्षक ने अपने दांत भींचे और तलवार से अपनी बाह काट दी। सब लोग पीछे हट जाओ, सेनापति ने सभी को नगर को वापस बुला लिया। पार्थ नगर की दीवार पर खड़े होकर ये नजारा देख रहा था। उस भयानक भेड़िए की ताकत देखकर वो भी बहुत हैरान था। इसी बीच उसने अपनी दिव्य रेखा धनुष का उपयोग करते हुए कुछ तीर भी चलाए थे, लेकिन इससे पहले कि वे अधिक स्तर के काले भेड़िए के करीब भी पहुंचते, वे सभी धूल में बदल गए। उस भेड़िए और हमारी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। विद्युत विक्रांत और अन्य शिष्यों ने उस भेड़िए को डर के साथ देखा और वे तुरंत ही उससे दूर हो गए। वो काला भेड़िया चिल्लाया और उसके पीछे कई और शीर्ष स्तरीय हिंसक पशु दिखाई दिए। वो अपने सैनिकों को हमला करने के लिए बुला रहा है। पार्थ का दिल उछल गया और वो प्रांत नगर के विनाश को लगभग देख सकता था।
ये कहानियों में कहा जाता था कि अधीपति स्तर का कोई हिंसक पशु किसी राज्य को नष्ट करने में सक्षम होता है। क्या ये बात यहाँ पर सच होने वाली थी? सभी योद्धा घोर निराशा में डूब गए थे, लेकिन तभी पीछे से हवा की आवाज आई। कौन कमीना मेरी मातृभूमि में तबाही मचाने की हिम्मत कर रहा है? हवा के बीच से एक गहरी आवाज आई। सभी को दूर हवा में एक चांदी की रोशनी दिखाई दी। ये पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख उस चांदी का कवच पहने एक व्यक्ति की छवि को देख सकती थी, जो किसी भगवान की तरह हवा में उड़ रहा था। एक ही पल में वो व्यक्ति 200 मीटर आगे बढ़ गया था। क्या सच में इंसान उड़ सकते हैं? पार्थ ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। ये प्रताप साहब थे। चांदी का कवच पहने वो आदमी हवा में अधीपति स्तर के काले भेड़िए के सामने रुक गया। बिजली की लहर प्रताप साहब ने अपने हाथों को लहराया, जिससे एक तेज चांदी की लहर निकली। तुरंत गड़गड़ाहट के रूप में जोरदार आवाज सुनाई दी और 5 मीटर लंबी चांदी की रोशनी तेजी से उस जगह की ओर बढ़ी जहां अधीपति स्तर का काला भेड़िया खड़ा था। वो काले भेड़िए की आंखों में अचानक से सावधानी के भाव दिखाई दिए और उसने चांदी की रोशनी से बचने के लिए अपनी काली रोशनी के पंजे को लहराया। बूम! दोनों शक्तियों के आपस में टकराने से 20 मीटर के दायरे में सब कुछ उड़ गया और वहां एक गहरा दिखाई दिया। उस समय पास के शीर्ष श्रेणी एक हिंसक पशु डर और पीड़ा में चिल्लाते हुए धूल में बदल गए थे। तो क्या होगा आगे? क्या प्रताप साहब इस काले भेड़िए को मारकर नगरवासियों की रक्षा कर पाएंगे, या फिर उन पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए आगे के चैप्टर डे 695 तो ये सब तुम्हारी चाल है? प्रताप साहब गुरुदेव, हमारे रक्षक नगर के भीतर और दीवार से लोगों की आवाजें सुनाई दी। राघव जुयाल, सेनापति, तीसरे रक्षक और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। सभी ने उस चांदी का कवच पहने व्यक्ति को उत्साह, प्रशंसा और सम्मान के साथ देखा। वो व्यक्ति किसी भगवान की तरह लग रहा था। उसके चारों ओर एक चांदी की चमक थी और वो पलक झपकते ही अधीपति स्तर के काले भेड़िए से टकरा गया था। उस भयंकर हमले की ऊर्जा ने पास में मौजूद शीर्ष श्रेणी के हिंसक पशुओं को मार डाला। उस काले भेड़िए पर भी कई जख्म देखे जा सकते थे, जिनसे खून टपक रहा था। क्या प्रताप साहब अधीपति स्तर के काले भेड़िए को मार डालेंगे? सभी योद्धाओं और नागरिकों में जो अभी तक घोर निराशा में थे, उनके भाव अब आनंद और अपेक्षाओं में बदल गए। उनकी नजर में प्रताप साहब एक ऐसे देवता थे जो दुनिया में किसी को भी हरा सकते थे। नगर की दीवार के ऊपर खड़े होकर पार्थ ने एक सांस ली। इस समय पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख से प्रताप साहब और अधीपति स्तर के काले भेड़िए का अवलोकन किया। बिना किसी संदेह के उनकी शक्ति किसी अन्य साधक से कहीं अधिक थी। इसी बीच प्रताप साहब हवा से नीचे उतरे और जब वे नीचे उतर रहे थे तो वहां हवा की एक लहर फैल गई। प्रताप साहब अपने सातों चक्रों को जागृत कर एक महासाधक बन चुके हैं और अपनी शक्ति का उपयोग करके वे हवा में कुछ पलों तक उड़ने में सक्षम है। पार्थ ने निष्कर्ष निकाला। उड़ना लोगों के लिए सपने जैसा था। यहाँ तक कि सहस्रार चक्र के योद्धाओं ने भी इस दृश्य को विस्मय से देखा। बद्रात, ये इंसानों की दुनिया है। रहस्यमय मेघवन की गहराइयों में वापस चले जाओ। प्रताप साहब गर्व से जमीन पर खड़े हो गए और आदेश दिया। उनके शरीर से निकलने वाले महासाधक की आभा के दबाव में सैकड़ों हजारों जानवर डर के मारे कांपने लगे। यदि इस समय वहां वो काला भेड़िया नहीं होता तो वे पहले ही भाग गए होते। पार्थ ने भी इस दबाव को महसूस किया। उसकी दाहिनी आंख से एक हल्की गर्मी की लहर निकली और उसके पूरे शरीर में फैल गई। अब उसकी दाहिनी आंख के भीतर का प्रकाश 9 सेमी के करीब पहुंच गया था। इस परिवर्तन ने पार्थ के दिल की धड़कन को तेज कर दिया। जब से वो इस रहस्यमय दिव्य आंख से मिला था, पार्थ ने बार बार असीम क्षमता महसूस की। इस समय उसकी साधना भारी दबाव के बीच तेजी से बढ़ रही थी। पार्थ ने महसूस किया कि अब उसकी भविष्य की क्षमता अर्ध आध्यात्मिक शरीर से अधिक हो गई थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था
कि अचानक से नीचे की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। वो उस काले भेड़िए ने अपना पंजा लहराया, जिससे निकलने वाली काली बिजली के एक विस्फोट ने 30 मीटर के भीतर सब कुछ नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि दूर नगर द्वार के ऊपर खड़े पार्थ के सिर में भी झंझनाहट पैदा हो गई। अगर ये काला भेड़िया अपने झुंड के साथ श्रीनगर के अंदर पहुंच गया तो परिणाम अकल्पनीय होगा। बिजली का वार प्रताप साहब की बाह एक तेज चांदी के रंग में बदल गई और अगले ही पल एक तेज चमक हवा में तेजी से गई, जिसने उस काले भेड़िए के हमले को नष्ट कर दिया। बूम! इस टकराव से जमीन कांपने लगी, हवा में धूल भर गई। अगले ही पल दोनों आकृतियां गायब हो गई। बूम! बूम! प्रताप साहब और काले भेड़िए ने तेजी से एक दूसरे पर वार किया और दोनों से निकलने वाली भयानक ऊर्जा ने तुरंत पास में मौजूद पक्षियों को मार डाला। अन्य हिंसक पशुओं की तुलना में उन दोनों का आकार कहीं छोटा था, लेकिन उनसे जो आभा निकल रही थी उससे अन्य जानवर डर से कांपने लगे। नगर की दीवार पर खड़े सभी योद्धा शान से रोके इस नजारे को देख रहे थे। दोनों इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। केवल पार्थ ही था जो अपनी दाहिनी आंख से सब कुछ स्पष्ट देख सकता था। ये भयानक शक्ति और उच्चतम गति, क्या मनुष्य इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं? पार्थ ने एक गहरी सांस ली। वो समझ गया कि किसी महासाधक की शक्ति कितनी भयानक होती है। कोई भी महासाधक चाहे तो पूरे एक राज्य के भाग्य का फैसला कर सकता है। प्रताप साहब उनमें से एक थे। उनके पास प्रांत नगर में पूर्ण शक्ति थी। इसी बीच अधिपति स्तर का वो हिंसक पशु दर्द में चीखता है और उससे निकलने वाली काली लपटें कम हो जाती हैं, जबकि प्रताप साहब की चांदी की रोशनी और भी तेज हो जाती है। प्रताप साहब की शक्ति दुर्जय है और हालांकि वे दोनों एक ही स्तर पर हैं, लेकिन प्रताप साहब के पास बेहतर तकनीक और युद्ध अनुभव है। पार्थ ने दोनों आकृतियों को देखते हुए सोचा। वो अब उस काले भेड़िए की आंखों में भय के भाव दिखाई दे रहे थे और वो जल्दी से पीछे हट गया। इसकी हरकतों के कारण सैकड़ों हजारों जानवर भी पीछे हट गए और उनमें अराजकता फैल गई। तुम भागना चाहते हो? प्रताप साहब ने ठंडी हंसी के साथ हवा में अपना हाथ लहराया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक 8 मीटर लंबी रोशनी काले भेड़िए की तरफ उड़ गई और वो हमला उस हिंसक पशु पर एक गहरा घाव छोड़ गया। सौंप! 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 जानवरों के बीच से दो आकृतियां तेजी से निकली। हा हा हा, ये कमीने पीछे हट रहे हैं। सभी लोग एक साथ हमला करो, इन जानवरों को मारकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। श्रीनगर के योद्धाओं ने नगर से बाहर निकलते ही खुशी से कहा। विक्रांत, पार्थ, राधा और कनिष्क रावत, आज हम देखेंगे कि गुरुदेव एक अधिपति स्तर के हिंसक पशु को कैसे मारता है, विशेष ने उत्साह से कहा। दूसरी तरफ विद्युत ने पहले ही प्रताप साहब का पीछा करना शुरू कर दिया था। सैनिकों, आगे बढ़ो! सेनापति ने सैनिकों और साधकों को भागते हुए जानवरों की भीड़ पर हमला करने का आदेश दिया। ठीक है, पार्थ ने अपना सिर हिलाया और अन्य शिष्यों के साथ अपने गुरुवार की तरफ चल पड़ा। पार्थ को इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि महासाधकों के बीच की लड़ाई किस तरह की होती है। उसकी दाहिनी आंख अभी भी प्रताप साहब और काले भेड़िए की लड़ाई के दृश्यों को देख सकती थी। 10 मील तक पीछा करने के बाद प्रताप साहब और वो काला भेड़िया एक जंगल के पास रुक गए। काले भेड़िए का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, साथ ही उसके जख्मों से लगातार खून टपक रहा था। लेकिन अचानक प्रताप साहब का शरीर अकड़ गया और वे एक ही जगह खड़े हो गए। वहाँ क्या हो रहा है? पार्थ थोड़ा उत्सुक था। इस समय विद्युत, जो प्रताप साहब से 8 मील दूर था, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन पार्थ, जो 10 मील दूर था, उसने स्थिति को देखा। दरअसल वो काला भेड़िया प्रताप साहब के सामने घुटने नहीं टेक रहा था, बल्कि इसके शरीर का पिछला भाग प्रताप साहब के सामने था।
वहाँ कौन है? प्रताप साहब बेहद गंभीर थे और उन्होंने एक भयानक मानसिक शक्ति जारी की थी। हे हे श्रीनगर का एक महासाधक, एक काली चिड़िया के ऊपर एक नकाबपोश आकृति बैठी थी। उसके नकाब के नीचे से बर्फ जैसी ठंडी आंखों की एक जोड़ी ने प्रताप साहब को देखा। ये नकाबपोश वही है। 10 मील दूर इस दृश्य को देखते ही पार्थ का दिल कांप उठा। उसने इस व्यक्ति को उस दिन दस्यु दमन अभियान के दौरान देखा था और पार्थ ने ये महसूस किया कि उन डाकुओं और इस जानवर के गिरोह का उसके साथ जरूर कोई संबंध है। आप नगर और गांवों पर हमला करने के लिए इन जानवरों को क्यों नियंत्रित कर रहे हैं? क्या आप 13 राज्यों की संधि से डरते नहीं हैं? प्रताप साहब चिल्लाए और उनकी आंखों में रोशनी जगमगा उठी। अचानक से उस काली चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक काली हवा किसी तीर की तरह उस ओर मुड़ी जहां प्रताप साहब और वो काला भेड़िया मौजूद था। प्रताप साहब तुरंत 10 गज पीछे हट गए। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वो जिस जगह से हटे थे वहां अब एक गहरा गड्ढा था और उसके साथ ही वो काला भेड़िया भी मर चुका था। पार्थ इस दृश्य को देखकर ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। नकाबपोश आकृति के नीचे मौजूद काला पक्षी उस काले भेड़िए से कम 2 गुना ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही सामने के दृश्य को देखा तो प्रताप साहब की अभिव्यक्ति मंद हो गई। हे आज का खेल यहीं खत्म होता है। अंत में बर्फीली नीली आंखों वाली वो नकाबपोश आकृति ने विद्युत को एक नजर देखा जो वहां बस पहुंचा ही था और वो नकाबपोश आकाश में गायब हो गया था। जब विद्युत वहां पहुंचा तो वो रहस्यमय नकाबपोश और साथ ही वो काली चिड़िया दूर निकल गए थे और अब एक काले बिंदु में बदल गए थे। गुरुदेव, यहाँ अभी क्या हुआ था? और वो आदमी कौन था? विद्युत ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि उसने देखा था कि नकाबपोश आकृति कहाँ गायब हो गई। सांस छोड़ने से पहले प्रताप साहब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। गढ़वाल क्षेत्र के 13 राज्यों की तरफ एक खतरा बढ़ रहा है, लेकिन ये आपके लिए भी एक मौका है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने पीछे मौजूद शिष्यों की ओर उम्मीद से देखा। एक मौका पार्थ, विशेष, विक्रांत, कनिष्क रावत और राधा सभी वहां आ चुके थे। तो क्या होगा आगे? कौन है ये नकाबपोश और ये क्यों बार बार प्रांत नगर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? और उसने विद्युत की तरफ ध्यान से क्यों देखा? क्या विद्युत का उस नकाबपोश से कोई संबंध है? जानने के लिए आगे के चैप्टर -96 क्या प्रताप साहब इतने कमजोर है? काले भेड़िए की लाश पास में जमीन पर टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। प्रताप साहब अपने 6 शिष्यों को देखते हुए जानवर के सामने जमीन पर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े हो गए। विद्युत, विशेष, विक्रांत, कनिष्क, पार्थ और राधा 6 शिष्य पूरे प्रांत के सबसे विलक्षण प्रतिभा थे, लेकिन प्रताप साहब का ध्यान मुख्य रूप से विद्युत पर ही केंद्रित था। एक मौका पार्थ की आंखें चमक उठी। उसे नहीं पता था कि प्रताप साहब किस मौके के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आते समय रास्ते में पार्थ ने देखा था कि प्रताप साहब और उस नकाबपोश के बीच क्या हुआ था, लेकिन वो उनकी बातें नहीं पाया था। गुरुदेव, आपका क्या मतलब है? कृपया हमें पूरी बात समझाएं, कनिष्क रावत ने पूछा। वो अपनी जिज्ञासा को छुपाने में असमर्थ था। अभी तक वे सभी यही जानते थे कि उनके पास अपना भाग्य बदलने का जो सबसे बड़ा मौका था वो प्रताप साहब का शिष्य बनना था। जब कनिष्क ने ये सवाल पूछा तो बाकी सभी की जिज्ञासा बढ़ गई। ये आपके लिए एक बड़ा मौका और मेरे लिए मेरी दिली इच्छा है। प्रताप साहब ने धीरे से आप भरी। उनकी आंखें इस समय लालसा, घृणा, अपेक्षा और अन्य जटिल भावनाओं के साथ दूर शून्य में देख रही थीं। प्रांत नगर में पूर्ण प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसकी पूर्ति उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है? पार्थ ने उस दिन आध्यात्मिक कक्ष में भी ऐसी ही भावनाओं को देखा था, लेकिन उस समय प्रताप साहब की भावनाएं एक झटके में गुजर गईं और केवल पार्थ ही इसे समझने में कामयाब हुआ था। उसने उस दिन पूछा था कि प्रताप साहब ने इतने सारे प्रतिभाओं की खोज के पीछे का उद्देश्य क्या है।
इच्छा उनकी क्या इच्छा हो सकती है? एक ऐसी इच्छा जिसे वो खुद हासिल नहीं कर सकते और केवल युवा पीढ़ी पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक इसी समय राघव जुयाल और सेनापति सहित आसपास के कई योद्धा उनकी तरफ बढ़े, लेकिन प्रताप साहब ने अपना हाथ उठाकर उन्हें जाने का संकेत दिया। वैसे तो राघव जुयाल, सेनापति और बाकी लोग थोड़े जिज्ञासु थे, लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से दूर चले गए। इस दृश्य ने 6 शिष्यों को ये एहसास कराया कि प्रताप साहब उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। क्या आप में से किसी ने उस रहस्यमय नकाबपोश आकृति को देखा था? प्रताप साहब ने विषय बदलते हुए कहा। हाँ, मैंने उसे आखिरी बार भेड़िया समूह के सरदार के साथ उस जंगल में देखा था, पार्थ ने तुरंत उत्तर दिया। ओह, प्रताप साहब ने पार्थ को देखा और थोड़ा चौंक गए। आपको क्या लगता है कि वो कितने ताकतवर था? बहुत ज्यादा, पार्थ ने सोचा कि किस तरह उस नकाबपोश ने 2 बार अपनी चाल चलकर पूरे प्रांत पर ही संकट खड़ा कर दिया था और ये सोचकर खुद को कांपने से रोक नहीं सका। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो शायद पूरे प्रांत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। प्रताप साहब मुस्कुरा। क्या आपको लगता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं? क्या पार्थ ने यह नहीं सोचा होगा कि उसके गुरुवार इस तरह का प्रश्न पूछेंगे? वो भला क्या उत्तर दे सकता था? फिर भी पार्थ को प्रताप साहब के सवाल का जवाब तो देना ही था। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि प्रतिद्वंद्वी अगर गुरुदेव से ताकतवर नहीं था तो उनसे कमजोर भी नहीं था, चूंकि उसके पास रहस्यमय दिव्यदाहिनी आंख थी। पार्थ बेहद सटीक अनुमान लगा सकता था कि कोई कितना मजबूत है। हालांकि जवाब देते समय वो अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। पार्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुदेव को नीचा दिखाकर दुश्मन की तारीफ करने की? विक्रांत ने तुरंत कहा। विद्युत विशेष और कनिष्क रावत की भौहें भी टेढ़ी हो गईं। ये स्पष्ट था कि वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। पूरे प्रांत में प्रताप साहब के पास सर्वोच्च शक्ति थी। वे एक महान व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति के शिष्य होने के नाते वे उनका अनादर होते कैसे देख सकते थे? केवल राधा ही थी जिसे पार्थ पर विश्वास था, लेकिन उसका दिल पार्थ पर भरोसा करने को क्यों कर रहा था, वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। पार्थ के जवाब ने प्रताप साहब को भी आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने पार्थ को गौर से देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने इस शिष्य का वास्तव में निरीक्षण किया था। विक्रांत और अन्य सभी हैरान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव इस दुखी नहीं लग रहे थे। वास्तव में वो पार्थ को एक नए नजरिए से देख रहे थे। सच बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? प्रताप साहब ने उसे देखा। थोड़ी देर बाद पार्थ ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, रहस्यमय आकृति की ताकत गुरुदेव की तुलना में अधिक मजबूत होनी चाहिए क्या? विक्रांत विशेष और बाकियों की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। क्या पार्थ में इतना दम था कि वो अपने गुरुवार के सामने ही ऐसी बात कर सके? बेशक, ये सिर्फ मेरा अपना अनुमान है। अन्य शिष्यों से दुश्मनी महसूस करते हुए पार्थ ने जल्दी से एक और वाक्य जोड़ा। वास्तव में उस नकाबपोश व्यक्ति की ताकत मुझसे अधिक है। पार्थ को देखते हुए प्रताप साहब ने धीरे धीरे बात पूरी की। क्या? असंभव। भला कोई गुरुदेव से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? विक्रांत इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। उसकी दृष्टि में उसके गुरुवार संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इसके अलावा वो व्यक्ति अधिक स्तर के हिंसक पशु को नियंत्रित करके प्रांत नगर पर हमला भी कर सकता है। इस स्थिति में तो मैं भी प्रांत नगर के विनाश को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, प्रताप साहब ने गंभीरता से कहा। अधिक स्तर के हिंसक पशु को नियंत्रित करना, सभी शिष्य इसकी कल्पना से भी डर के मारे कांप गए थे। तो क्या जानवर की भीड़ के साथ प्रांत नगर पर हमले की योजना बनाने वाला वही था? पार्थ को फिर से वो बर्फीली नीली आंखें याद आ गई। गुरुदेव, कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? और अगर वो इतना ही ताकतवर था तो उसने प्रांत नगर पर हमला करना बंद क्यों कर दिया? विशेष भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। सभी 6 शिष्यों की निगाहें प्रताप साहब के चेहरे पर ही केंद्रित थीं। हे,
आप जिस दुनिया को जानते हैं वो अनंत समुद्र में बस एक मोती की तरह है। पवित्र युद्ध पथ बस एक शुरुआत है। यहाँ तक कि उस नकाबपोश जैसा ताकतवर इंसान भी 13 राज्यों की संधि के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रताप साहब मुस्कुराए। पवित्र युद्ध पथ सिर्फ एक शुरुआत है। सभी 6 शिष्य ये सुनकर दंग रह गए। आज प्रताप साहब की बातों ने उन्हें बहुत ज्यादा चौंका दिया था। इस समय पार्थ ने अपने रक्त में उबाल महसूस किया और उसे अचानक घाटी में उस दिन 3 लोगों की याद आ गई। वे तीनों बेहद युवा थे और उनमें से कोई भी केवल एक हमले में उस लकड़बग्घे को मार सकता था। यहाँ तक कि अन्य 2 युवकों ने भी लकड़बग्घे को गंभीरता से नहीं लिया और उस लड़की को ही उसे मारने दिया जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि विद्युत भी उन तीनों की तुलना में बेहद कमजोर था और अब अंततः पार्थ समझ गया था कि दुनिया कितनी बड़ी है। अभी भी बहुत सारी अनजानी चीजें थीं जिन्हें वो छू भी नहीं सकता था। आपको लगता होगा कि पवित्र युद्ध पथ किंवदंती है और पूरे गढ़वाल क्षेत्र के 13 राज्यों को नियंत्रित करने वाले समूह के पास बहुत शक्ति है, लेकिन ये सच नहीं है, प्रताप साहब ने मजाक में कहा। लेकिन उन्होंने जो कहा ज्यादातर लोग वही मानते थे। पार्थ ने भी तो पोटरी गांव और उत्तरकाशी में ठीक यही सोचा था। गढ़वाल क्षेत्र 13 राज्यों के सच्चे नियंत्रक उनके राजा, प्रांतपाल या कोई परिवार नहीं है। वे इस नश्वर संसार से ऊपर के 13 कबीले हैं। ये कहते हुए प्रताप साहब की आंखें तेज होगी मानो उन्होंने कोई बड़ा राज पता कर लिया है। 13 कबीले सभी 6 शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कबीले नश्वर दुनिया के ऊपर के 13 कबीले, उन्होंने पहले उनके बारे में क्यों नहीं सुना। जब पार्थ पोटरी गांव में था तो उसकी नजर में उत्तरकाशी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई उसे प्रांत, नगर और 13 राज्यों के बारे में पता चला और फिर उसे गढ़वाल क्षेत्र के 13 राज्यों के बगल में 2 मजबूत राज्यों के बारे में पता लगा। दोनों राज्यों में से कोई भी एक राज्य अगर चाहे तो 13 राज्यों को बड़ी आसानी से नष्ट कर सकता था और इसलिए इन सभी तरह राज्यों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक साथ जुड़ना पड़ा। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं था। गुरुदेव, इन 13 राज्यों को नियंत्रित करने वाले 13 कबीले कितने मजबूत हैं? विक्रांत ने अविश्वास में पूछा। ये कबीले इन सभी राज्यों में मौजूद सभी साधकों और महासाधकों को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक कबीले में 1000 या उससे अधिक लोग होते हैं और वे राज्य की नीति को नियंत्रित करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वे कितने मजबूत हैं तो आपका गुरुवार, मैं अर्धचंद्र कबीले का केवल एक बाहरी शिष्य था। प्रताप साहब ने आप भरी बाहरी शिष्य विद्युत और अन्य जम गए। विक्रांत और विशेष ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। प्रताप साहब जितना मजबूत व्यक्ति कोई केवल एक बाहरी शिष्य था, ठीक उसी तरह जैसे मैं हिमगिरी गुरुकुल में था। पार्थ के दिल में भावनाओं की लहरें उठने लगीं। अगर प्रताप साहब केवल एक बाहरी शिष्य थे तो उसे ये जानने की आवश्यकता नहीं थी कि कबीला कितना मजबूत होगा। सच्चाई जानने के बाद सभी 6 प्रतिभाओं को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा खो गई हो। श्रीनगर में उनकी उपलब्धियां शीर्ष स्तर की थीं, लेकिन इन कबीलों की तुलना में उनकी उपलब्धियां एक चींटी की तरह थीं। श्रीनगर प्रांत को नियंत्रित करने वाले कबीले को अर्धचंद्र कबीले के रूप में जाना जाता है और उनमें सबसे ताकतवर की साधना किसी महासाधक से भी अधिक है। ये बोलते हुए प्रताप साहब की आंखों में प्रशंसा और लालसा की अभिव्यक्ति दिखाई दी। तो क्या होगा आगे? कौन है ये तरह कबीले और कितने ताकतवर हैं? और अगर प्रताप साहब भी उनके सामने कमजोर थे तो भला उनके दुश्मन कितने ताकतवर हैं? जानने के लिए आगे के चैप्टर डे 697 युद्ध अंकों की हेरा फेरी। अर्धचंद्र कबीला, ये वो कबीला था जिसमें प्रताप साहब शामिल हुए थे और उस समय वे केवल एक बाहरी शिष्य थे। जब प्रताप साहब अर्धचंद्र कबीले के बारे में बातें कर रहे थे तब भी वो अपनी आवाज में उत्सुकता और प्रशंसा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। ये कल्पना करना कठिन था कि किसी राज्य में एक राजा के ऊपर किस प्रकार की शक्ति होगी। गुरुदेव,
क्या आपकी इच्छा का इस कबीले से कोई लेना देना है? विक्रांत ने उत्साह के साथ पूछा। जब उन लोगों पहली बार इन कबीलों के अस्तित्व के बारे में पता चला तो वे पहले चौंक गए थे, लेकिन अब वे उम्मीदों से भरे हुए थे। शायद मेरे पास उस दुनिया में अपनी जगह बनाने का मौका होगा। घाटी में आने वाले 3 युवाओं की छवियां एक बार फिर पार्थ के दिमाग में दिखाई दी। उसके दिल में उत्साह और उम्मीदें विक्रांत से कम नहीं थीं। आपका गुरुवार, मैं अर्धचंद्र कबीले से लौट आया क्योंकि मैं 30 साल की उम्र से पहले महासाधक नहीं बन पाया था। मैंने आंतरिक शिष्य बनने का मौका खो दिया, इसलिए मैंने कबीले को छोड़ दिया और नश्वर समाज की देखभाल करने का कर्तव्य निभाया। लेकिन मेरा अभी भी कबीले के साथ कुछ संबंध है। प्रताप साहब एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने एक और समाचार दिया। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रत्येक 3 साल में होने वाली शिष्य प्रवेश परीक्षा 2 महीने के समय में शुरू होने वाली है। शिष्य प्रवेश परीक्षा सभी 6 शिष्यों की आंखें उम्मीद से जगमगा उठी। विद्युत और अन्य लोग अपने चेहरों पर उत्साह को नहीं छिपा सके। हर 3 साल में एक बार होने वाली शिष्य प्रवेश परीक्षा 2 महीने बाद होने वाली थी। यहाँ तक कि आसपास के राज्यों के युवा भी अर्धचंद्र कबीले की शिष्य प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उस समय राज्य भर से प्रतिभाएं एकत्रित होंगी, जिनमें उन महान परिवारों की प्रतिभाएं भी शामिल होंगी जो बाकी नश्वर लोगों से छिपकर रहते हैं। उनमें से कईयों के पास प्रताप महल से भी अधिक शक्ति है। जब ये सभी प्रतिभाएं एक ही मंच पर मिलेंगी तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने कुछ लोगों को शिष्य प्रवेश परीक्षा में भेज सकूं। प्रताप साहब ने स्थिति को संक्षेप में बताया। मतलब राज्य के सबसे महान परिवार की प्रतिभाएं भी अर्धचंद्र कबीले में प्रवेश करने के लिए मुकाबला करेंगी। पार्थ और अन्य लोगों ने अपने खून में उबाल महसूस किया। प्रांत नगर में उन सभी की प्रतिभा और ताकत शीर्ष स्तर की थी, लेकिन अगर वे अर्धचंद्र कबीले में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अन्य शीर्ष प्रतिभाओं से लड़कर ये परखने का मौका होगा कि उनमें कौन ज्यादा मजबूत है। मैं 2 महीने बाद होने वाली शिष्य प्रवेश परीक्षा के लिए 3 लोगों को वहां भेज सकता हूं, इसलिए आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्रताप साहब ने अपने सभी 6 शिष्यों को देखते हुए गंभीरता से कहा। सिर्फ 3 लोग सभी युवाओं का दिल पसीज गया। भले ही वे एक ही गुरुवार के शिष्य थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। जाहिर है प्रताप साहब के और भी शिष्य थे, लेकिन शिष्य प्रवेश परीक्षा के लिए एक आयु सीमा थी। यही कारण था कि प्रताप साहब ने राघव जुयाल और अन्य लोगों को आमंत्रित नहीं किया। राघव जुयाल और बाकी सभी लोग 30 साल से बड़े थे और अर्धचंद्र कबीले का नियम था कि अगर कोई 30 साल की उम्र तक महासाधक नहीं बन पाता तो वो आंतरिक शिष्य नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये भी था कि उन 3 स्थानों के लिए केवल 6 शिष्यों को ही प्रतिस्पर्धा करनी थी। जानवरों की भीड़ अब यहाँ से जा चुकी है। आप सभी प्रताप महल वापस जाकर जश्न मनाएं। प्रताप साहब ने कहा कि फिर एक हल्की चांदी की चमक के साथ गायब हो गए। चांदी की एक लकीर आसमान में गई और सभी की दृष्टि से ओझल हो गई। गुरुदेव, आप सभी को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक कक्ष में जाने के लिए कहा है। राघव जुयाल ने उन सभी के पास आकर उन्हें बताया और सभी ने जवाब में अपना सिर हिलाया। रास्ते में कनिष्क रावत के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने विद्युत, विक्रांत और विशेष को बड़ी ही गहराई से देखा। प्रताप साहब केवल 3 लोगों की ही सिफारिश कर सकते थे और उनके 6 शिष्यों में से विद्युत, विक्रांत और विशेष ही सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उन सभी की साधना आज्ञा चक्र पर पहुंच चुकी थी। इन तीनों की तुलना में कनिष्क रावत, पार्थ और राधा के पास कम मौका था। अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूं तो मुझे 3 में से एक स्थान प्राप्त कर सकता हूं, पार्थ ने अपने दिल में सोचा। जानवरों से हुई लड़ाई के बाद उसकी ताकत बढ़ गई थी और हल्की सुनहरी रोशनी अब 9 सेमी के करीब पहुंच रही थी। उसे विद्युत को हराने का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि शायद वो इसी बीच सहस्रार चक्र में पहुंच जाए।
लेकिन पार्थ 60 से 70% यकीन था कि वो विशेष और विक्रांत को हरा सकता है। इसके अलावा शिष्य प्रवेश परीक्षा में अभी भी 2 महीने बाकी थे और पार्थ के पास सुधार करने के लिए काफी समय था। उन सभी ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और प्रताप महल में वापस आ गए। आध्यात्मिक कक्ष। गुरुदेव अंदर आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। राघव जुयाल पहले ही द्वार पर इंतजार कर रहे थे। उनकी साधना सहस्रार चक्र के चरम पर पहुंच गई थी, इसलिए उनकी गति उन सबसे तेज थी। विद्युत दूसरे स्थान पर था और पहले ही कक्ष के अंदर जा चुका था। उसके बाद विशेष, विक्रांत और पार्थ थे। वे दोनों पार्थ की गति से थोड़ा हैरान थे। जल्द ही सभी शिष्य आध्यात्मिक कक्ष में पहुंच गए। 6 शिष्यों पर एक नजर डालने के बाद प्रताप साहब अपने सिंहासन पर बैठ गए। उसके बाएं और दाएं राघव जुयाल और पहले रक्षक थे। सभी युवा राघव जुयाल से परिचित थे, लेकिन पहले रक्षक एक रहस्यमय व्यक्ति थे जो अर्ध महासाधक बन गए थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्ध महासाधक बनने का अर्थ है कि साधक के शरीर ने महासाधक की शक्तियों को जागृत करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही वो महासाधक की पूर्ण रूप से जागृत कर लेंगे तो वे महासाधक बन जाएंगे। क्योंकि काले भेड़िए के साथ हुई लड़ाई के दौरान तीसरे रक्षक बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए अब पहले रक्षक ने उसकी जगह ले ली। क्या युद्ध बिंदु का निर्धारण हो गया है? प्रताप साहब ने गहरी आवाज में पूछा। गुरुदेव, प्रताप सेना ने गणना को अंतिम रूप दे दिया गया है और परिणाम हमें मिल चुके हैं। एक छोटी सी किताब निकालते ही पहले रक्षक ने झुककर प्रणाम किया। प्रताप साहब ने किताब नहीं ली, इसके बजाय उन्होंने कहा, इसे पढ़ो। हाँ, पहले रक्षक ने किताब खोली और उस पर जो लिखा था वो पढ़ना शुरू किया। पहला स्थान पार्थ 465 युद्ध अंग। दूसरा विद्युत 403 युद्ध अंग। रुको जरा, पहले रक्षक को घूरते हुए प्रताप साहब की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या विद्युत पहले स्थान पर नहीं है? यहाँ तक कि अन्य प्रतिभाओं ने भी महसूस किया कि ये थोड़ा अविश्वसनीय था। विद्युत पहले स्थान पर क्यों नहीं है? यहाँ तक कि प्रताप साहब को भी संदेह था। इस सवाल के बाद आध्यात्मिक कक्ष में खामोशी आ गई। विद्युत ने अपनी मुट्ठी आपस में भींच रखी थी और एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया, असंभव, मुझे इस गणना पर विश्वास नहीं है गुरुदेव। पार्थ ने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को मौत के घाट उतारा था और इसी से उसे अपने अधिकांश अंक मिले। राघव जुयाल ने धीमे स्वर में जानकारी दी। उस गिद्धराज को मारने के कितने अंक हैं? प्रताप साहब ने पूछा। पहले रक्षक ने तुरंत उत्तर दिया, ये एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु को मारने से बिल्कुल अलग मुद्दा है। क्योंकि सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज की ताकत सहस्रार चक्र के चरम पर थी और उसे मारना बेहद कठिन था, इसलिए पार्थ को 100 युद्ध अंक प्रदान किए गए। 100 युद्ध अंक विद्युत और अन्य लोग दंग रह गए। भले ही उसने सुनहरे गर्दन वाले गिद्धराज को मार डाला हो, उसके युद्ध अंक बहुत अधिक हैं। हमें दूसरों के योग्यता अंक भी बताओ, प्रताप साहब ने शांति से कहा। विशेष 195 योग्यता अंक, विक्रांत 181 योग्यता अंक। पहले रक्षक ने फिर दूसरों के योग्यता अंकों को पढ़कर सुनाया। पार्थ और विद्युत के अलावा कोई भी 200 अंक तक भी नहीं पहुंचा था। तर्क के अनुसार पार्थ के योग्यता अंक लगभग 100 या उससे अधिक होने चाहिए। भले ही उसे गिद्धराज को मारने के लिए 100 युद्ध अंक प्राप्त हो गए हो, इसका मतलब होगा कि उसने 365 अतिरिक्त योग्यता अंक प्राप्त किए थे, जो कि विक्रांत और विशेष से कहीं अधिक है। असंभव। विक्रांत और विशेष ने अपना सिर गुस्से से हिला दिया। विद्युत ने ठंडी हंसी हंसी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसे विश्वास था कि उसके गुरुवार सही निर्णय देंगे। क्या कोई समस्या हो सकती है? प्रताप साहब ने अपनी भौहों को ऊपर उठाकर पूछा। सामान्य परिस्थितियों में उन्होंने कभी भी प्रताप सेना पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन इस बार ये बहुत ही अप्रत्याशित था। गुरुदेव, मुझे यकीन है कि ये गणना बिल्कुल सही है और अगर कोई समस्या थी तो ये बहुत छोटी होगी, पहले रक्षक ने बिना किसी संदेह के कहा। फिर गणना की विस्तृत जानकारी देने लगे।
पार्थ ने केवल अपने तीरों से ही 70 से 80 उड़ने वाले जानवरों को मार गिराया और औसतन प्रत्येक जानवर 2.56 युद्ध अंकों के बराबर थे। इस तरह से इनसे ही उसके पास 200 अंक हो जाते हैं और गिद्धराज को भी गिन लिया जाए तो ये 300 होगा। पहले रक्षक ने पढ़ा। अंक कैसे मिले इसकी पूरी जानकारी उस पुस्तक में मौजूद थी। ओह! तीरंदाजी पार्थ ने एक बार फिर से प्रताप साहब को हैरान कर दिया था। ये आंकड़े पूरी तरह से सही है सेनापति, मैं और आसपास के तीरंदाज इसकी पुष्टि सकते हैं, राघव जुयाल ने आगे जोड़ा। हम फिर यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रताप साहब को अब बिल्कुल भी शक नहीं था। इसके अलावा उड़ने वाले जानवरों को मार गिराने के बाद उसने और भी कई जानवरों को मारा और 160 अतिरिक्त अंक प्राप्त किया। ये जानने योग्य है कि विक्रांत और विशेष ने अपनी पूरी क्षमता और समय के साथ केवल 180 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि दोनों की साधना पार्थ की तुलना में अधिक थी। मुझे विश्वास नहीं होता, विक्रांत ने अपना संदेह दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। पार्थ की युद्ध कौशल बहुत अच्छा है और उसने गिद्धराज के अलावा बाकी सभी जानवरों को एक ही हमले में मार गिराया। यहाँ तक कि कई बार एक हमले में 2 जानवर मारे गए। यहाँ तक कि प्रताप सेना के कई वरिष्ठ रक्षक भी इस मामले में उससे पीछे है। शायद वो एक प्राकृतिक हत्यारा है। पार्थ पर पहले रक्षक ने जटिल नजर डाली। राघव जुयाल के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। पिछली बार भी पार्थ ने 10 दमन अभियान में पहला स्थान प्राप्त किया था और उस समय वो केवल अनाहत चक्र पर था। अब पार्थ के युद्ध अंकों के विवरण को समझा दिया गया था। प्रताप साहब को अब कोई संदेह नहीं था, बल्कि उन्होंने पार्थ को प्रशंसा के साथ देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक विलक्षण प्रतिभा होगी जो तीरंदाजी और करीबी मुकाबले दोनों में अच्छी होगी। वे जानते थे कि उनकी प्रताप सेना कैसी है, वे कभी गलती नहीं करेंगे। ये लड़का किस तरह का राक्षस है, विद्युत ने अनिच्छा के साथ अपनी मुट्ठी बींच ली। प्रताप साहब के एकमात्र मुख्य शिष्य होने के नाते वो एक बाहरी शिष्य से भला कैसे हार सकता था। विक्रांत, विशेष और कनिष्क रावत सभी सदमे से पार्थ की ओर देखने लगे। केवल राधा के चेहरे पर मुस्कान थी और वो इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। अपने युद्ध अंक की जानकारी प्राप्त करने के बाद सभी 6 शिष्यों ने आध्यात्मिक कक्ष छोड़ दिया। अब वहां सिर्फ प्रताप साहब, पहले रक्षक और राघव जुयाल ही पीछे रह गए थे। क्या अभी भी कोई बात बतानी बाकी है, प्रताप साहब ने पूछा। पहले रक्षक ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, पार्थ का वास्तविक युद्ध अंक 565 था, न कि 465। लेकिन अन्य प्रतिभाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने 100 अंक कम बताए। तो क्या होगा आगे? क्या होगा जब सभी को पार्थ के असली युद्ध अंकों के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े। 698 दशराधा की जटिल भावनाएं। पहले रक्षक ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, पार्थ का वास्तविक युद्ध अंक 565 था, न कि 465। लेकिन अन्य प्रतिभाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने 100 अंक कम बताए। क्या ये सच है? प्रताप साहब की आंखों में एक रोशनी चमक उठी और उन्होंने पहले रक्षक और राघव जुयाल पर असहनीय आध्यात्मिक दबाव डाला। हाँ, पहले रक्षक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पार्थ ने तीरंदाजी और करीबी मुकाबले दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इतने सारे अंक प्राप्त किए। पहले रक्षक की आवाज में हल्की कड़वाहट थी। अर्ध महासाधक होने के नाते उनके शब्दों का बहुत महत्व था। पहले रक्षक जानते थे कि अगर वे पार्थ के समान साधना स्तर पर होते तो वे खुद भी इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाते। गुरुदेव, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि आपको पार्थ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने पर पछतावा नहीं होगा, राघव जुयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। वे हमेशा से ही पार्थ को लेकर बेहद आशावादी थे और पार्थ ने उन्हें निराश नहीं किया। प्रताप साहब को जल्द ही उस दिन की हिचकिचाहट याद आ गई जब वे इस पशोपेश में थे कि पार्थ को शिष्य के रूप में लिया जाए या नहीं। आखिरकार उस समय पार्थ के पास केवल एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर था। लेकिन राघव जुयाल और तीसरे रक्षक ने पार्थ की काफी तारीफ की थी।
जिसकी वजह से उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा लग रहा था कि उनका ये फैसला गलत नहीं था। पार्थ की प्रतिभा बुरी नहीं है और उसकी युद्ध के मुहाने पर उसकी दक्षता बहुत अधिक है। प्रताप साहब के शब्दों ने हल्की आह के साथ एक मोड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास सिर्फ एक कर्द आध्यात्मिक शरीर है जो उसकी भविष्य की उपलब्धियों को प्रतिबंधित कर देगा और वो मेरी इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। ये स्पष्ट था कि पार्थ का प्रदर्शन वास्तव में बहुत अच्छा था, लेकिन प्रताप साहब का मानना था कि भविष्य में उसका साधना एक निश्चित स्तर के बाद रुक जाएगी और उसके बाद वो अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पाएगा। प्रताप साहब के हिसाब से पहले रक्षक द्वारा कहे गए शब्द उनको संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं थे। राघव जुयाल जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। ये सच था कि पार्थ का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन भविष्य में उसके विद्युत से आगे निकलने की संभावना नहीं थी। वही विक्रांत, विशेष और कनिष्क रावत सभी के मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। विद्युत की अभिव्यक्ति तो सबसे खराब थी। वो छोटा था, तब से वो दूसरों की नजरों में एक विलक्षण प्रतिभा था और उसकी उम्र के किसी व्यक्ति ने उसे कभी मात नहीं दी थी। जब गांव में थे तब भी ऐसा ही था और प्रांत नगर में आया तब भी ऐसा ही था, लेकिन जब से वो पार्थ से मिला था तब से वो बार बार उससे हार रहा था। पार्थ, तुम सरल नहीं हो। जब हम कबीले में जाएंगे तब हम इस बात का फैसला करेंगे कि हम दोनों में बेहतर। विद्युत की भावहीन आंखों में एक दुर्लभ लाल रोशनी दिखाई दी। क्या? विद्युत पार्थ को चुनौती दे रहा है? विक्रांत और विशेष थोड़े स्तब्ध थे। उन्होंने विद्युत मोई को कभी किसी को चुनौती देते नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा कोई भी युवा नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। जरूर, पार्थ ने तुरंत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। वास्तव में विद्युत जैसी भयानक प्रतिभा का सामना करते हुए वो भी अत्यधिक दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन यह भी एक अच्छी बात थी। वो इस दबाव में अपनी क्षमता को और भी निखार सकता है। इस दौरान राधा बेहद शांत थी। उसने युद्ध के बाद से किसी से कोई बात नहीं की थी। वो पार्थ के साथ ही उसके भवन में गई, चुपचाप वहां बैठ गई। पार्थ ने भी महसूस किया कि राधा आज कुछ ज्यादा ही शांत है। क्या हुआ नन्ही परी, आज मुझसे झगड़ा नहीं करोगी? वो राधा के बगल में बैठ गया और उसे छेड़ते हुए बोला। नहीं, राधा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पार्थ को थोड़ा अजीब लगा। उसने राधा को गौर से देखा और पूछा, राधा, क्या कोई परेशानी है? नहीं, राधा ने बस इतना ही जवाब दिया। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे भी नहीं बता सकती? पार्थ की बात सुनकर राधा ने आखिरकार पार्थ की आंखों में देखा, फिर खुद को शांत करते हुए कहा, मैं बस शिष्य प्रवेश परीक्षा के बारे में सोच रही थी। मैं शायद उन 3 लोगों में शामिल नहीं हो पाऊंगी। वैसे तो राधा बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी बात को बदल दिया। दरअसल युद्ध के समय जब पार्थ पर उस गिद्धराज ने हमला किया और सबको लगा कि शायद पार्थ की मौत हो गई है, उस समय एक पल के लिए तो राधा की सांस ही रुक सी गई थी। उसने बेहद अजीब भाव महसूस किया जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि जैसे उसकी कोई बेशकीमती चीज खो गई हो, लेकिन जब पार्थ थोड़ी ही देर में सही सलामत सबके सामने आया तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। हालांकि पार्थ उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर भी ये एहसास बेहद अलग था। उसे ऐसा तब भी महसूस नहीं हुआ था जब 5 साल पहले उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो समझ नहीं पाई कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ था और उसी के बाद से वो बेचैन थी। फिर उसे शिष्य प्रवेश परीक्षा के बारे में पता चला कि उनमें से 3 ही उसमें शामिल हो पाएंगे, तो वो एहसास फिर से जाग गया। वो जानती थी कि पार्थ अपनी प्रतिभा के दम पर 3 में शामिल हो जाएगा और फिर शायद वे दोनों पता नहीं कब मिल पाएंगे। यही सब सोचकर उसके दिल में एक तीस सी उठ रही थी। पागल, अभी से हार क्यों मान रही हो? तुम्हें अब और भी मेहनत करनी होगी और विक्रांत या विशेष में से एक को हराना होगा। पार्थ ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी जगह बना पाऊंगी।
और फिर तुम सब चले जाओगे और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। राधा ने आधा सच और आधा झूठ कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। उसके बाद भी अगर तुम सफल नहीं होती हो तो फिर 3 साल बाद होने वाली परीक्षा की तैयारी करना। और तुम्हारी क्षमता के साथ मुझे यकीन है कि उस समय कोई भी परीक्षा में तुम्हारी शक्ति के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा, पार्थ ने कहा। हम, राधा ने सर हिलाते हुए कहा। हालांकि राधा ने पार्थ की बात मान तो ली थी, लेकिन उसे पता था कि 3 साल काफी लंबा वक्त होता है और इस दौरान काफी कुछ बदल सकता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। इसी तरह दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर राधा भी अपने भवन में चली गई। इधर पार्थ ये सोचने लगा कि उसे अपने युद्ध अंकों से क्या लेना चाहिए। वो इस युद्ध अंकों से कई तरह की युद्ध कला, तकनीक, संसाधन, गोलियां और हथियार प्राप्त कर सकता था। मुझे युद्ध अंकों से क्या लेना चाहिए? पार्थ गहरी सोच में पड़ गए। युद्ध कला तकनीक। पार्थ ने महसूस किया कि इस समय उसे किसी युद्ध कला तकनीक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही रज दीवार तकनीक और निर्वत्नम श्वांस तकनीक थी। एक पवित्र युद्ध कला तकनीक थी जबकि दूसरी अर्ध पवित्र युद्ध कला तकनीक थी। तैरती नौका और पारदर्शी छाया कदम तकनीक को बहती हवा रुख के साथ मिलाने पर उनकी क्षमता पवित्र युद्ध कला तकनीक के बराबर हो सकती है। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस समय नक्षत्र उंगली ही सबसे कमजोर तकनीक थी। नक्षत्र उंगली एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक है और अगर इसके साथ बवंडर रुख का उपयोग किया जाए तो ये सामान्य अर्ध पवित्र युद्ध कला तकनीक के बराबर हो सकती है। अगर मैं नक्षत्र उंगली के 7वें स्तर तक पहुंच जाता हूं तो इसके साथ किसी पवित्र युद्ध कला तकनीक का भी मुकाबला कर सकता हूं, पार्थ ने विश्लेषण किया। उसने अंत में कोई युद्ध कला तकनीक ना लेने का फैसला किया। अब उसका ध्यान गोलियों और अन्य औषधियों पर था। उसके पास रजत दीवार तकनीक ही सबसे शक्तिशाली तकनीक थी और ये किसी साधक के महासाधक बनने के लिए एक मजबूत आधार की तरह थी। पार्थ को याद आया कि प्रताप साहब और राघव जुयाल ने क्या चर्चा की थी। इसलिए मुझे अपने शरीर को और भी मजबूत बनाने के लिए इस तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। फैसला करते ही पार्थ की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। इसके बाद वो तुरंत विनिमय भवन के अंदर औषधालय में चले गया। उसका उद्देश्य ऐसी औषधियां प्राप्त करना था जो उसके शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकते थे। बलवर्धक हिमवटी। इस औषधि में मौजूद बर्फ के तत्व शरीर को मजबूत करने का काम करते हैं और शीर्ष महावीर योद्धाओं के लिए सबसे अच्छी गोलियों में से एक है। इसे आज्ञा चक्र के नीचे के साधकों की सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ज्वलंत अस्थिवटी। हड्डियों को जलाने के लिए अत्यधिक गर्म लौक का उपयोग करके शरीर को मजबूत बनाती है। इसे बलवर्धक हिमवटी के साथ उपयोग करने पर इसका बेहतर प्रभाव पड़ता है। सुनहरा सुदृढ़ीकरण चूर्ण। शरीर को मजबूत करने वाली औषधियों का राजा। एक बहुत ही अराजक और प्रभावी चूर्ण है, लेकिन इसका असावधानी पूर्वक प्रयोग किसी आज्ञा चक्र के साधक को पंगु बना सकता है। जल्द ही पार्थ ने 3 सर्वश्रेष्ठ औषधियां ले ली। बलवर्धक हिमवटी के लिए 120 युद्ध अंक, ज्वलंत अस्थिवटी के लिए 119 युद्ध अंक और सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण के लिए उसे 167 युद्ध अंक चुकाने पड़े। केवल 3 औषधियों के लिए ही उसे 400 से अधिक युद्ध अंक खर्च करने पड़े। जबकि अगर देखा जाए तो एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक की लागत केवल 10 अंक होती है और अर्ध पवित्र युद्ध कला तकनीक की लागत 50 अंक होती है। बचे हुए युद्ध अंकों से पार्थ ने शरीर को मजबूत करने वाली कुछ और औषधियां खरीदी। फिर भी ये औषधियां पतंजलि औषधालय में खरीदी गई औषधियों से बेहतर थी। पार्थ ने उसी दिन अपने सभी युद्ध अंक खर्च कर दिए थे। प्रताप महल में हर किसी को युद्ध अंक नहीं मिलते थे और यदि उन्हें मिल भी जाता था तो भी उन्हें औषधियों के लिए अधिक युद्ध अंक छुपाने पड़ते थे। लेकिन प्रताप साहब के शिष्य होने के नाते पार्थ उतने ही युद्ध अंकों से अधिक औषधियां प्राप्त कर सकता था। उदाहरण के लिए अगर किसी और को बलवर्धक हिमवटी चाहिए तो उसे 170 युद्ध अंकों की आवश्यकता होगी,
लेकिन पार्थ को केवल 120 की ही आवश्यकता थी। विनिमय भवन छोड़ने के बाद पार्थ अपने भवन में लौट आया और साधना करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा आगे? क्या राधा को पार्थ के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास होगा? क्या पार्थ और राधा एक साथ अर्धचंद्र कबीले में शामिल हो पाएंगे या फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए आगे के चैप्टर डे 699 अब मुश्किल और भी बढ़ गई है। अगले महीने तक पार्थ ने पूरी तरह से रज दीवार तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। पहले 7 दिनों तक उसने उन औषधियों का उपयोग किया जो विशुद्ध चक्र या उससे ऊपर के साधकों के अनुकूल थे। उसने जो औषधियां ली थी उन सभी का प्रभाव अलग अलग था। उदाहरण के लिए बलवर्धक हिमवटी ठंडी प्रकृति की थी, जबकि ज्वलंत अस्थिवटी अग्नि प्रकृति की थी और सुनहरा सुदृढ़ीकरण चूर्ण धातु प्रकृति का था। इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि एक ही तत्व की औषधियां एक साथ इस्तेमाल न की जाएं, क्योंकि उसके शरीर में इसके खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न होने लगेगा, जिससे धीरे धीरे उनका असर कम हो जाएगा। 7 दिन बाद पार्थ की रज दीवार तकनीक 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। मैं केवल अपने शरीर से ही विशुद्ध चक्र के साधकों को हरा सकता हूं। पार्थ अपनी बाहों के अंदर छिपी विस्फोटक शक्ति को महसूस कर सकता था। अब पार्थ के पास केवल बलवर्धक हिमवटी, ज्वलंत अस्थिवटी और सुनहरा सुदृढ़ीकरण चूर्ण ही बचा था। उसने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार उसने सबसे पहले बलवर्धक हिमवटी का सेवन किया। उसे खाने के बाद उसके शरीर में भयानक ठंडी आभा फैल गई। 3 दिन और 3 रात तक तो उसका शरीर जम सा गया था। वो अपना शरीर हिलाने में भी समर्थ नहीं था। विवरण में सही बताया गया है कि आज्ञा चक्र के साधकों को इसका उपयोग करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। 3 दिन और 3 रात के बाद ही पार्थ की स्थिति कुछ बेहतर हो पाई। उसकी पूरी ऊर्जा अवशोषित होने से पहले ही पार्थ ने ज्वलंत अस्थिवटी खा ली। दोनों में बर्फ और आग की शक्ति थी और भले ही ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन इसका प्रभाव कहीं बेहतर थे। पार्थ ने इस अराजक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी रज दीवार तकनीक और निर्वत्नम श्वांस तकनीक का प्रसार किया। उसकी दिव्य दाहिनी आंख से ऊर्जा की एक लहर निकल रही थी जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। रहस्यमय दाहिनी आंख के विलय के बाद उसकी शारीरिक और ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई थी। 8 दिन बाद बर्फ और आग की गोलियां पूरी तरह से अवशोषित हो गईं। पार्थ ने एक सांस छोड़ी और उठकर खड़ा हो गया। जब उसने ऐसा किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां और त्वचा बेहद सख्त हो गई है। उसका शरीर जितना मजबूत होगा उतना ही वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। शरीर साधना की नींव है। भले ही मैंने निर्वत्नम श्वांस तकनीक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, फिर भी मैं अपनी साधना में वृद्धि महसूस कर सकता हूँ, पार्थ ने सोचा। इस समय उसकी साधना विशुद्ध चक्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और वो आज्ञा चक्र से केवल आधा कदम दूर था। वहीं उसकी रज दीवार तकनीक भी 7वें स्तर के चरम पर पहुंच गई थी। रजत दीवार तकनीक के 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसके अंग बेहद मजबूत हो गए थे। पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी रज दीवार तकनीक में मिला दिया, जिससे उसके शरीर पर प्रकाश की एक फीकी चांदी की परत दिखाई दी, जिसने एक गहरी आभा बिखेर दी। उसके शरीर पर रजत सुरक्षा कवच बन चुका था। रजत सुरक्षा कवच से शरीर के चारों ओर एक रक्षात्मक अवरोध पैदा हो जाता है और ये कई लोगों के खिलाफ एक साथ लड़ने में बेहद प्रभावी था। जाहिर है रजत सुरक्षा कवच की भी अपनी कमजोरी थी और वे ये थी कि उसे प्रसारित करने के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। विशुद्ध चक्र के अधिकांश साधक रजत सुरक्षा कवच को केवल एक बार ही प्रयोग कर सकेंगे और वो भी केवल 10 से 20 सांसों तक ही सक्रिय रह सकता है। लेकिन विशुद्ध चक्र की चरम साधना और निर्वत्नम श्वांस तकनीक की वजह से पार्थ इसे 2 गुने समय तक सक्रिय रख सकते था। रजत दीवार तकनीक 7वें स्तर पर पहुंच गई है। अब मैं अपनी शारीरिक शक्ति के साथ भी आज्ञा चक्र के साधक को चुनौती दे सकता हूं।
अगर मैं रजत सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करता हूँ तो सहस्रार चक्र के योद्धा भी कुछ समय तक मुझे चोटिल नहीं कर पाएंगे। पार्थ ने अपनी ताकत का विश्लेषण किया। 4-5 दिन बाद औषधियों की बची हुई ऊर्जा को रजत दीवार तकनीक द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और अब ये 8वें स्तर से केवल आधा कदम दूर था। अगर मैं अब सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण का उपयोग करके उसकी अराजक ऊर्जा को सहन कर लेता हूँ तो मेरी रजत दीवार तकनीक 8वें स्तर तक पहुंच सकती है। पार्थ की आंखों में रोशनी चमक उठी, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। सबसे पहले सुनहरा सुदृढ़ीकरण चूर्ण की शक्ति बेहद अराजक थी। आज्ञा चक्र के ज्यादातर साधक इसका इस्तेमाल करते हुए अपंग हो गए थे। इसके अंदर निहित ऊर्जा ज्वलंत अस्थिवटी और बलवर्धक हिमवटी से 2 गुना अधिक थी। दूसरे, लगातार औषधियों का उपयोग जारी रखने का अर्थ था कि आगे उसके शरीर पर इन औषधियों का सर्वोत्तम प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पार्थ ने सुनहरे सुदृढ़ीकरण चूर्ण का उपयोग करने के बजाय धीरे धीरे खुद की साधना को मजबूत करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक उसने रजत दीवार तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया और साथ ही अपनी दाहिनी आंख की मदद से चारों पवन रुख तकनीकों और रहस्यमय पवन हथेली को और अधिक समझने की कोशिश की। जानवरों से मुकाबले के बाद पार्थ की क्षमता एक बार फिर से बढ़ गई थी और उसके चारों पवन रुख तकनीकों और रहस्यमय पवन हथेली में बड़े सुधार हुए थे। जैसे जैसे समय बीता गया पार्थ ने बवंडर रुख को पूरी तरह से सीख लिया, और यदि वो बवंडर रुख को रहस्यमय पवन हथेली के साथ मिलाने में सक्षम हो गया तो शायद इसकी शक्ति सामान्य पवित्र युद्ध कला तकनीक से भी अधिक हो सकती थी। इसके साथ ही उसने चारों तकनीकों की तीसरी तकनीक आंशिक पवन रुख का अभ्यास शुरू किया, जो कि एक आक्रामक तकनीक थी जिसे सीखना न तो कठिन था और न ही आसान। उसी दिन पार्थ ने आंशिक पवन रुख को 30 से 40% तक समझ लिया था। कबीले की प्रवेश परीक्षा में अभी भी 1 महीना है, लेकिन मेरी रजत दीवार तकनीक अभी भी 8वें स्तर तक नहीं पहुंची है। पार्थ खुद से बड़बड़ाया। अभी वो साधना के बजाय मुख्य रूप से अपने शरीर को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा था। अगर उसकी नींव पर्याप्त मजबूत होगी तो उसकी साधना भी बढ़ती जाएगी, इसलिए उसने अपनी साधना को सुधारने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना वो पहले ही आज्ञा चक्र जागृत कर चुका होता। लेकिन समस्या ये थी कि शरीर को मजबूत बनाने की तकनीकों के अंतिम कुछ स्तर बहुत कठिन थे और उन्हें सुधारने में अधिक समय लग रहा था। पार्थ ने एक सांस ली और ताजी हवा खाने और आराम करने के लिए अपने भवन से बाहर निकल गया। छोटे मालिक, कुछ दिन पहले छोटे मालिक विद्युत ने आपको भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा था, एक नौकर ने आदरपूर्वक कहा। विद्युत और भोज। पार्थ को कुछ अजीब लगा कि आखिर भोज का आयोजन क्यों किया गया होगा। नौकर ने आगे जानकारी देते हुए कहा, कुछ दिन पहले छोटे मालिक विद्युत 16 साल उम्र से पहले ही सहस्रार चक्र पर पहुंच गए और इससे प्रताप महल के सभी लोग चौंक गए। प्रताप साहब भी इस खबर से बेहद खुश हुए और उनके लिए भोज आयोजित करने का निर्णय लिया। सहस्रार चक्र। पार्थ का दिल उछल गया। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि विद्युत ने भी जानवरों से युद्ध के बाद बड़े सुधार किए थे, जिससे वो इतनी जल्दी सहस्रार चक्र तक पहुंच गया। 16 साल से पहले ही सहस्रार चक्र जागृत करना। विद्युत की पीढ़ी में पैदा होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्थ ने आप भरी। आमतौर पर विक्रांत और कनिष्क रावत जैसी प्रतिभाएं अपनी पीढ़ी में शीर्ष स्तर पर होते, लेकिन विद्युत से मिलने के बाद उनकी सारी उपलब्धियां बेमानी हो गई थी। पार्थ ने पूछा, भोज कब है? कल शाम। झुकते ही नौकर ने जवाब दिया। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में भारी दबाव महसूस किया। वर्तमान समय में भले ही पार्थ की क्षमता बढ़ गई हो, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच की खाई उतनी ही बनी हुई थी। वो तुरंत ही अपने कमरे में लौट गया। पार्थ शांत हो गया और अपनी रजत दीवार तकनीक को विकसित करना जारी रखा। भारी मानसिक के बीच उसकी दाहिनी आंख के भीतर से एक धड़कन की आवाज सुनाई दी।
जिसने उसके शरीर में एक अजीब आभा बिखेर दी, जिससे उसके पूरे शरीर में एक बिजली की तरह सुन करने वाला एहसास प्रकट हुआ। पार्थ का दिल उछल गया और उसने तुरंत रज दीवार तकनीक को पूरी तरह से परिचालित करके अभ्यास शुरू कर दिया। एक दिन और रात बाद में पार्थ के शरीर पर एक हल्का काला चिपचिपा तरल दिखाई दिया। हु पार्थ ने सांस छोड़ी। एक नए स्तर पर पहुंचते ही उसका शरीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए एक अदृश्य आभा को छोड़ा। रजत दीवार तकनीक 8वें स्तर पर पहुंच गई थी। पार्थ के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वैसे तो उसकी रजत दीवार तकनीक को अगले स्तर में पहुंचने के लिए लगभग आधे से 1 महीने का समय लगने वाला था, लेकिन शायद विद्युत के दबाव के कारण दिव्य दाहिनी आंख ने उसकी क्षमता को और अधिक बढ़ा दिया। अब पार्थ बेहद आश्वस्त था कि आज्ञा चक्र का कोई योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि वो सामान्य सहस्रार चक्र का सामना करने में भी सक्षम था। भवन से बाहर निकलते ही पार्थ मुस्कुराया। बाहर अंधेरी रात के आकाश में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। मैं तो भूल ही गया, आज रात को तो मुझे विद्युत के भोज में जाना है। पार्थ का दिल धड़क उठा। समय देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भोज काफी पहले ही शुरू हो गया होगा। पार्थ तुरंत ही प्रताप साहब के आध्यात्मिक कक्ष की ओर चल पड़ा, जहां पर भोज का आयोजन किया गया था। अंधेरी रात के आकाश में उज्जवल पूर्णिमा के प्रकाश ने सितारों को मंद कर दिया। भोज में कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया गया था। जब पार्थ आध्यात्मिक कक्ष के अंदर गया तो उसने पाया कि भोज समाप्त हो रहा था। हॉल के अंदर प्रताप साहब और उनके सभी शिष्य मौजूद थे। भाई पार्थ, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? विक्रांत की भौहें तनगी। प्रणाम गुरुदेव। बधाई हो विद्युत। भाई पार्थ विक्रांत की बातों से परेशान नहीं हुआ और वो प्रताप साहब का अभिवादन करने और विद्युत को बधाई देने के लिए चला गया। विद्युत की आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी, जो ये साबित कर रही थी कि वो अपना 7वां चक्र जागृत कर चुका था। अब वो पहले से 2 गुना मजबूत हो गया था। अपनी दाहिनी आंख के विश्लेषण से पार्थ ने निष्कर्ष निकाला कि विद्युत की ताकत अर्ध महासाधक के स्तर के करीब थी। इसका मतलब ये था कि विद्युत की ताकत राघव जुयाल और तीसरे रक्षक से आगे निकल गई थी। प्रताप साहब और विद्युत को वास्तव में इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि पार्थ देर से क्यों आया था। प्रताप साहब और विद्युत ही भोज के केंद्र बिंदु थे। विद्युत को स्नेह, गर्व और अपेक्षा के साथ देखते हुए प्रताप साहब खुशी से मुस्कुराए। उनके हिसाब से विद्युत की तुलना में विक्रांत, पार्थ और विशेष जैसे अन्य शिष्य एक फूल की पत्तियों की तरह थे। अर्धचंद्र कबीले की प्रवेश परीक्षा में अभी 1 महीना बाकी है। मैं अवश्य ही गुरुदेव की इच्छा पूरी करूंगा, विद्युत ने वादा करते हुए कहा। वो प्रताप साहब की उम्मीद को महसूस कर सकते हैं। आप मेरे के सबसे अच्छे शिष्य हैं और मुझे विश्वास है कि आप कबीले में प्रवेश करने के बाद और भी ताकतवर बन सकते हैं। प्रताप साहब ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जल्द ही भोज समाप्त हो गया और प्रताप साहब और उनके 6 शिष्यों के अलावा बाकी सभी चले गए थे। यहाँ तक कि राघव जुयाल जैसे लोग भी वापस चले गए थे, जिससे पार्थ को लगा कि प्रताप साहब अपने शिष्यों से कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं।